नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम और विश्व मोहन भी जुड़े हुए हैं। और यहां से 1.5 घंटे में भारतीय बाजार के लिए लास्ट एक्सपायरी ऑफ द ईयर में किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, इस पर होगा फोकस। फंडामेंटल और टेक्निकल एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे और बाजार को नेविगेट करने की कोशिश होगी। लेकिन लास्ट एक्सपायरी ऑफ द ईयर और इस दिन हम देख रहे हैं मार्केट में उतार चढ़ाव के बीच ही कामकाज टुवर्ड्स डाउन साइड, हल्की फुल्की सी कमजोरी, बाजार अपने आप को संभालने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन इस वक्त भी अगर आप देखेंगे 25,900 के इर्द गिर्द निफ्टी में कामकाज, 58,900 के आसपास बैंक निफ्टी में ट्रेड इस वक्त देखने को मिल रहा है। यहां से क्लोजिंग कॉल में आपके लिए क्या कुछ है खास, वो आपको सबसे पहले ऑन द शो में बताते हैं। फिर बाजार की बड़ी बातों पर फोकस होगा, बिग बजर्स आपके सामने रखेंगे और उसके बाद मार्केट की इंडेक्स वाइज स्ट्रैटेजी क्या है ये जानेंगे और फिर मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ हम जुड़ेंगे। लेकिन बाजार में ऑन द शो इस वक्त क्या कुछ है खास, सबसे पहले आपको बता देते हैं। चंद मिनटों में मार्केट का सेटअप आपको बताएंगे, स्ट्रैटेजी क्या है। उसके बाद ट्रेडिंग आइडियाज, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स जब हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे समझने की कोशिश होगी उनकी क्लोजिंग ट्रेड्स क्या है। स्टॉक स्पेसिफिक, इंडेक्स वाइज भले ही मार्केट में वॉलिटिलिटी हो, लेकिन स्टॉक्स और अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी हैं। लगातार हमारे एक्सपर्ट्स से हम जुड़ते हैं और आपको बताते हैं कि इस मार्केट में भी आपको क्या कुछ करना चाहिए। 2:40 पर ऑप्शन के चैंपियन में ऑप्शन का एक दमदार ट्रेड आपके लिए हर रोज की तरह लेकर आएंगे। वहीं मार्केट एट 3 में एक्सचेंजेस पर जो ढेर सारी खबरें आई हैं उनमें से इंपॉर्टेंट सेट ऑफ न्यूज फ्लोज लेकर आएंगे। सारी खबरें आपको बताएंगे स्टॉक वाइज। बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स लेने की कोशिश होगी 3:10 पर और साथ ही इवेंट्स एंड ट्रिगर्स पर भी नजर रहेगी। अराउंड 3:20 आपको सारे के सारे ट्रिगर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शंस भी बताएंगे। अब आ जाइए बाजार की बड़ी बातों की तरफ। दिसंबर सीरीज की एक्सपायरी, निफ्टी 25,900 के इर्द गिर्द कामकाज करता हुआ। बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में छोटे बजौली बैंक है जहां पर थोड़ा बहुत मोमेंटम है। लार्जर बैंकिंग प्लेयर्स में वॉलेटाइल मूव्स हैं। 58,900 के आसपास इस वक्त बैंक निफ्टी में ट्रेड। इस बीच इंडिया विक्स पर भी नजर रखे। फेयर इंडिकेटर लगातार दूसरा दिन जबकि स्पाइक के साथ यहां पर कामकाज देखने को मिल रहा है, विच इन इटसेल्फ इज अ कंसर्न। मेटल सेक्टर है जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहा है। पिछले हफ्ते भी चमक थी और ये चमक इस हफ्ते भी बरकरार है। हिंदुस्तान कॉपर में 7% की बढ़त है। कल हमने आपको डिटेल रिसर्च कर भी बताया था बढ़त के पीछे की वजह और ढेर सारे फंडामेंटल्स, रिसर्च बैक्ड एक्शन जो कि हिंदुस्तान कॉपर के लिए खास है। लेकिन आज के सत्र में भी 7% की बढ़त के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। इस बीच ऑन द फ्लिप साइड रियल एस्टेट सेक्टर में गिरावट है। प्रेस्टीज एस्टेट, डीएलएफ, शोभा, इन तमाम स्टॉक्स में बिकवाली का दबाव। प्रेस्टीज में करीब 2% की बिकवाली। रियल एस्टेट इंडेक्स देखेंगे वहां पर भी गिरावट के साथ कामकाज। फूड डिलीवरी स्पेस में गिरावट है। ओके, तो ये थी बाजार की बड़ी बातें जो मानसी ने आपके सामने रख दिया। लेकिन अब देखते हैं कि आज के बिग बजर्स कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन दिख रहा है, या तो तेजी या फिर मंदी के टर्म में। तो सबसे पहले मेटल्स की जो बात कर रही थी मानसी, और हेडलाइन में हमने दिखाया कि मेटल्स में आज भी लगातार तेजी है। कल हमने देखा था कि आफ्टरनून सेशन में वहां पर मुनाफा वसूली दिख रही थी, लेकिन आज वापस से एक रफ्तार है। हिंदुस्तान कॉपर फिर से लीड कर रहा है, 7% से ज्यादा की तेजी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 5% से ज्यादा मजबूत। नैल्को, एनएमडीसी, जिंदल स्टेनलेस जैसे तमाम ऐसे स्टॉक्स है जहां पे 3 से 7% तक की मजबूती दिख रही है। तो मेटल आज का फिर से टॉप परफॉर्मर साबित हुआ है। लेकिन आज जो दबाव दिखा है रियल एस्टेट में, प्रेस्टीज स्टेट्स में दबाव काफी ज्यादा है। ओबेरॉय रियलिटी, डीएलएफ, शोभा जैसे स्टॉक्स रियल एस्टेट में ऐसे है जहां पर आज के सत्र में काफी ज्यादा गिरावट दिख रही। तो रियल एस्टेट का ये पूरा पैक है जो आपको लाल निशान में दिखेगा। 1 से 2% तक की गिरावट इन सारे स्टॉक्स में दिख रही है। लेकिन बजट से पहले आमतौर पे ऐसा होता भी है कि बजट ओरिएंटेड जो सेक्टर्स होते हैं जिसमें रेलवे, फर्टिलाइजर, डिफेंस, यहां पर फोकस बढ़ता है। और फर्टिलाइजर में पिछले 2 दिनों से अच्छी तेजी दिख रही है और सारे स्टॉक्स देखिए 2-2% के आसपास की खरीदारी यहां पर दिख रही है, जिसमें नेशनल फर्टिलाइजर, आरसीएफ, मद्रास फर्टिलाइजर और फैक्ट जैसे स्टॉक्स शामिल है। लेकिन आज दबाव दिख रहा है शिपिंग स्टॉक्स पर। शिपिंग स्टॉक्स में खास करके मझगांव डॉक देखिए, गार्डन रिच देखिए, कोचिन शिपयार्ड, इन सारे स्टॉक्स में 2-3% से ज्यादा की गिरावट यहां पर आज के सत्र में दिख रही है। लेकिन श्रीराम फाइनेंस लगातार पिछले कुछ सत्रों से यहां पर फोकस में है। केयर ने अब एनसीडीज के लिए कंपनी की जो नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स है उसकी क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। और हाल में एमयूएफजी जो जापान का सबसे बड़ा लेंडर है उसने कंपनी में स्टेक की खबर आई थी, उसके बाद से लगातार पॉजिटिव खबरें यहां पर निकल कर आ रही है श्रीराम फाइनेंस को लेकर। इंडो काउंट इंडस्ट्रीज यहां पर एवेंडर्स ने बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू की है।
टारगेट दिया है 348 का, और उस खबर से, उस रिपोर्ट से आज देखिए 15% की जोरदार तेजी इंडो काउंट में। तो एक बड़ा बजर यहां पर है। एक और बजर है जिसमें एंटेरो हेल्थ केयर है, 2024 फरवरी की लिस्टिंग है, यानी बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है। इसमें स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने 950 रुपए पे करीब 22,69,517 शेयर्स बेचे हैं, और जो खरीदार है यहां पर वो है आईसीआईसीआई प्रू एएमसी। उन्होंने 950 रुपए पे करीब 21,82,000 शेयर्स खरीदे हैं। जितनी उनकी तरफ से बिकवाली कही है, करीब करीब ज्यादातर शेयर्स आईसीआईसीआई प्रू एएमसी ने ही खरीदे हैं, और उसके दम पे देखिए एक जबरदस्त तेजी है। टाइमेक्स कल यहां पे तेज गिरावट थी, 6.5% गिरकर बंद हुआ था, लेकिन अब ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए ओएफएस का साइज बढ़ा है, ये खबर है। लेकिन डिस्काउंट की खबर से कि ओएफएस काफी डिस्काउंट पे है, फ्लोर प्राइस जो मार्केट प्राइस है उसे काफी डिस्काउंट पर है, उस वजह से कल टूटा था, लेकिन आज वापस से 5% की तेजी दिख रही है। तो एक लंबी लिस्ट है जो हमने आपके सामने रखी, आगे और भी इस तरह के लिस्ट आपके लिए लेकर आएंगे 3 बजे। लेकिन उससे पहले चलते हैं अभिषेक के पास और समझ लेते हैं कि बाजार में क्या कुछ चल रहा है। अभिषेक, आज मंथली एक्सपायरी भी है, 7-7 साल की आखिरी एक्सपायरी है, क्या कुछ हो रहा है बाजार में और आगे के लिए क्या मूड और माहौल है, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए की लेवल्स आपने क्या आइडेंटिफाई किए हैं? विश्व, देखिए मंथली एक्सपायरी तो है, एक रेंज में हम बाजार में वोलेटिलिटी देख रहे हैं, लेकिन रेंज बहुत ही सीमित है। अगर आप निफ्टी को देखेंगे लगभग 100 पॉइंट की रेंज रही है, और ऊपरी स्तरों पर टिकने में दिक्कतें आ रही हैं दोनों के दोनों इंडेक्स को। हालांकि निफ्टी बैंक में लोअर लेवल से लगभग 300 अंकों के आसपास की रिकवरी हुई है, लेकिन वॉल्यूम देखिए कम है, पार्टिसिपेशन कम है, छुट्टियों का माहौल है, जो क्यूज भी हैं सपोर्टिव नहीं है, जो पॉलिटिकल चैलेंजेस बाजार के लिए हैं, एफआईएस की बिकवाली भी हो रही है। तो एक ये जो बाजार जो है, हम लगातार हम कह भी रहे हैं और अपने एक्सपर्ट से भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये बेसिकली स्टॉक पिकर्स का बाजार है। ये इंडेक्स में फंसने के चांसेस थोड़े ज्यादा लग रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपका टाइम लॉस हो जाए और पैसे बने ना। आज भी आप देखिए 3 दिन की गिरावट के बाद निफ्टी गया था, ब्रीफली हमने देखा था कि 25,800 के नीचे गया, 25,878 तक गया, 25,900 के नीचे, और वहां से थोड़ी रिकवरी करके ऊपर आया है, 25,950 के आसपास टिकने की कोशिश हो रही है। तो कुछ सेक्टर्स हम देख रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं, मेटल है, सरकारी बैंक है, ऑटो है, ये बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन फार्मा आईटी जो 2 और बड़े सेक्टर्स हैं वो बाजार पर प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं, जिसका साथ मिल रहा है रियल एस्टेट से और कंज्यूमर ड्यूरेबल से। मिड कैप स्मॉल कैप आप देखेंगे तो आपको लग रहा है कि हाँ, जो ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं थोड़े से कॉशियस जरूर हैं, क्योंकि दोनों के दोनों इंडेक्स आज नरम है। मिड कैप इंडेक्स लगभग 0.5% है, और 0.5% से थोड़ा सा ज्यादा स्मॉल कैप इंडेक्स आपको दिखाई देगा। तो मेरा मानना यह है विश्वमोहन, मतलब लेवल्स में कोई चेंजेस नहीं है कल के मुकाबले। कल की जो सपोर्ट रेंज हमने बताई थी बाजार, हमने आज उसी को रेस्पेक्ट किया। मेरा मानना है कि 25,900 से 25,800 ये सपोर्ट रेंज होगा निफ्टी के लिए, और जो रेजिस्टेंस का जोन है आप देखेंगे 26,000 से लेकर 26,100 ये रेजिस्टेंस की जोन है। 26,000 के ऊपर निकलने के लिए मेरा मानना है कि आज बचा हुआ जो 17 है, करीब सवा घंटे के आसपास का ना, बाजार को थोड़ा दम लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कॉल में ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो 26,000 पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 26,000 की कॉल में। तो देखते हैं, थोड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है कि अगले अब जो भी टाइम बचा है आज के सत्र में, ये रेंज बहुत ही सीमित रहेगी, 25,900 से लेकर 26,000 के बीच में ही आपको निफ्टी घूमता हुआ दिखाई देगा। 26,200 जब तक आए ना, तब तक आप तेजी को कंटिन्यू होते हुए नहीं देख पाएंगे, और उसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। जो पॉलिटिकल रिस्क हैं, एफआईएस की बिकवाली वगैरह हैं, जब तक कुछ नया ट्रिगर नहीं आता है बाजार के लिए, जब तक नया फ्यूल नहीं आता है, तब तक थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और जो रोलोवर्स वगैरह के जो डेटा इंडेक्स में, वो भी यही संकेत दे रहे हैं विश्वमोहन, क्योंकि अभी तक 67% के आसपास के रोलोवर निफ्टी में है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 70% के रोलोवर हैं। हो सकता है कि क्लोजिंग होते होते लगभग 69-70% निफ्टी में हो जाएगा, और 2-3% एडिशन और निफ्टी बैंक में हो जाएगा। यही रोलोवर्स रहने वाले हैं आज के दिन में। तो आप रेंज को ध्यान में रखिए और उसके हिसाब से अपना ट्रेड सेटअप करिए। अगर तेजी की आपकी पुरानी पोजीशन है तो आप बिल्कुल 25,800 पर स्टॉप लॉस लगा के आप तेजी में बने रहिए। नई ट्रेड मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक में ना करिए, आप स्टॉक स्पेसिफिक बाजार हैं वहां पर आप फोकस करके चलिए, जहां पर खबरें आ रही हैं, हम एक्शन देख भी रहे हैं। आप थोड़ी देर पहले एक्शन वाले शेयर बता भी रहे थे। निफ्टी बैंक के लिए भी यही सलाह, थोड़े बहुत हम देख रहे हैं कि रिकवरी आई है, लेकिन जो 2 बड़े कंट्रीब्यूटर हैं वो कहीं ना कहीं पैर खींच रहे हैं, और एचडीएफसी बैंक और आईसीसी बैंक में आज के सत्र में हम कमजोरी देख रहे हैं। 59,500 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। ये थोड़ा सा लंबे टाइम फ्रेम में अगर देखें, और अगर आप आज की बात करें
तो 59,200 से लेकर 59,300 यहां जा अगर गया भी तो वहां पर निफ्टी बैंक फंसेगा, मैक्सिमम उतना जाएगा आज के सत्र में। मेरा मानना है कि जब 59,200 के पार निकल के अगर मान लीजिए टिक जाए, क्लोजिंग आज दे दे, तो फिर हम 59,500 की बात करेंगे। और लोअर लेवल पर 58,800 एक बढ़िया सपोर्ट है। 58,800 अगर ब्रेक होता है मान लीजिए अगर क्लोजिंग बेसिस पर, तो फिर 58,500 की बात करेंगे। आज ब्रीफली गया तो था, लेकिन वहां से थोड़ी रिकवरी आ गई थी। पुट कॉल रेशियो थोड़ा इंप्रूव हुआ है, निफ्टी में 0.73, निफ्टी बैंक 0.89, ओवरसोल्ड जोन के आसपास था, वहां से थोड़ी थोड़ी बाइंग आई है इंडेक्स में, लेकिन अभी भी कोई बहुत खास संकेत इंडेक्स के फ्रंट पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये स्टॉक पिकर्स का बाजार है जहां पर खबरें आ रही हैं। मेरा मानना है कि अब उन्हीं की तरफ फोकस करना चाहिए। अब छुट्टियों का माहौल है विश्वमोहन, वॉल्यूम आज भी हमें थिन दिखाई दे रहा है। ये तो एक्सपायरी है तो थोड़े बहुत वॉलिटिलिटी उसके चलते हो रही है। चलिए अपने एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, उनसे समझते हैं कि बाजार में आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मीकांत शुक्ला हैं और रुचित जैन है मोतीलाल ओसवाल से। रुचित जी बहुत शुक्रिया आपका, लक्ष्मीकांत जी आपका भी बहुत शुक्रिया। राय लक्ष्मीकांत जी आपसे लेना चाहेंगे इंडेक्स पर, आपका व्यू कैसे ट्रेड सेटअप करें, निफ्टी बैंक में आपको क्या आकर्षक लग रहा है, और इंडेक्स में ट्रेड करें या फिर स्टॉक्स पर फोकस करें, आपका विचार क्या है? गुड आफ्टरनून अभी आप सभी को। इंडेक्स तो काफी दायरे में ट्रेड कर रहा है। आज का रेंज ही 100 पॉइंट का है। ऊपरी स्तर पे 26,000 के आसपास ही रेजिस्टेंस है और निचले स्तर पे 25,900 के पास सपोर्ट है। तो जो दायरा है वो काफी सीमित है। तो इंडेक्स से अच्छा हम स्टॉक स्पेसिफिक जहाँ पे अच्छे मोमेंटम देखने को मिल रहे हैं वहां पे ट्रेड करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है काफी लंबे समय से मार्केट इसी दायरे में ट्रेड कर रहा है। अगर हम ब्रॉडर रेंज की बात करें तो 26,200 पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 25,700 से लेकर 800 जोन के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। जब तक निफ्टी इन दायरों को तोड़ता नहीं है तब तक ये जो साइडवेज मोमेंटम है वो बना रह सकता है और हमें इसी दायरे के हिसाब से ही रणनीति बनानी पड़ेगी। 25,700 के पास आता है तो वहां से बाय करके चलना चाहिए और अगर 26,100 200 जोन के आसपास निफ्टी आता है तो वहां से हमें सेल करके चलना चाहिए। तो यही एक सीमित दायरा है जिसपे हमें इंडेक्स ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो बैंक निफ्टी ने अभी भी जो इसका क्रूशियल सपोर्ट है 58,700 का उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और आज के सत्र में जिस तरीके से बाउंस बैक आया है तो वहां पर आने वाले समय में एक तेजी देखने को मिल सकती है या मैं कहूँ एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। हालांकि जो ऊपरी स्तर के जो रेजिस्टेंस है अभी भी बरकरार है। 59,300 से लेकर 59,500 का जोन है जो एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है। अगर उसके ऊपर ब्रेक थ्रू मिलता है देन आफ्टर बैंक निफ्टी फिर से अपने अपवर्ड मूव को शो कर सकता है। ओके तो चलिए इंडेक्स पर तो ये नजरिया फिलहाल हमें मिलता हुआ हमारे एक्सपर्ट से मिल रहा है। लार्जर प्लेयर्स में हम देख रहे हैं कुछ ऑटो प्लेयर्स, कुछ चुनिंदा बैंक्स और साथ ही लाइक्स ऑफ भारती एयरटेल एल&टी जैसे स्टॉक से जहां से कंट्रीब्यूशन है। ऑन द फ्लिप साइड इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं जो कि लगार्ड्स हैं, गिरावट इस वक्त झेल रही है। लेकिन ऐसे में इंडेक्स में जहां वॉलेटाइल मूव्स हैं, स्टॉक वाइज क्लोजिंग ट्रेड्स क्या है ये अब समझ लेते हैं हमारे अगले सेगमेंट क्लोजिंग ट्रेड्स में। मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल रुचित जैन है हमारे साथ। रुचित गुड आफ्टरनून, बताएं क्लोजिंग ट्रेड स्टॉक वाइज आज क्या रिकमेंडेशन है आपकी तरफ से? जी वेरी गुड आफ्टरनून। वेल अगर हम मार्केट्स में देखें तो ऑल्दो इंडेक्स इज कंसोलिडेशन में है बट दो सेक्टर्स के जहां पे एक अच्छे रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस नजर आ रहे हैं, एक है मेटल्स और दूसरा है पीएसयू बैंक्स। सो इन्हीं दोनों सेक्टर में से एक पिक है मेरी आज। मेटल्स में से टाटा स्टील हमें करंट लेवल्स पे काफी अच्छा लग रहा है। सबसे पहले हमने एक अच्छी तेजी हमने प्रेशियस मेटल्स में देखी है और अब हम बेस मेटल्स में भी एक अच्छा मूव पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। तो ये बेस मेटल्स रिलेटेड जो स्टॉक्स है उनमें प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है अभी भी। टाटा स्टील इनफैक्ट रीसेंट करेक्शन में अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट बेस बना के एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर का रिजम्पशन हुआ है। सो यहाँ पे हम एक अच्छी मूव नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो करंट लेवल्स पे 170 के स्टॉक लॉस से ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से 185 के टारगेट्स के लिए टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह रहेगी। और एक मीन रिवर्जन ट्रेड जिसे हम बोलते हैं करेक्शन के बाद में इंडियन बैंक में हम यहाँ पे एक मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो आइडियली जो रीसेंट करेक्शन आया है, करेक्शन के बाद स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है और वहां से एक अपने कंसोलिडेशन के बाद अप मूव का रिजम्पशन होते हुए दिख रहा है। सो एक पुल बैक मूव हम सेक्टर के साथ साथ एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडियन बैंक में।
तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्योंकि फेवरेबल है तो करंट लेवल्स पे इंडियन बैंक खरीदारी करे 777 के स्टॉप लॉस के साथ 850 के शॉर्ट टर्म के टारगेट्स के लिए। टाटा स्टील दो आपकी टॉपिक है, रुचि जैन की लेवल्स स्क्रीन पर है, स्टॉप लॉस भी और टारगेट भी दोनों आपको बताए गए हैं, नोट कर लीजिएगा। बाई साइड में ही है, 185 का टारगेट है टाटा स्टील का, 170 का स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरी कॉल है इंडियन बैंक, उसको भी वापस से स्क्रीन पर दिखा दीजिए, लेवल्स नोट कर लेंगे जो भी दर्शक है। और आपके सामने ये दो बाई कॉल रख दिए गए हैं। रुचि जैन जी के पास चलते हैं और उनसे समझ लेते हैं उनके क्लोजिंग ट्रेड्स। लक्ष्मीकांत जी के पास चलते हैं, रुचि जी ने तो बता दिया। लक्ष्मीकांत जी आप बताइए आपके क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं? जी मार्केट के सीमित दायरे को देखते हुए लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही टाइप की रणनीति मैं सजेस्ट करूंगा। सबसे पहले लॉन्ग कॉल की बात कर लेता हूं। बजाज ऑटो में हमें एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेक थ्रू देखने को मिल रहा है। काफी लंबे समय से ये जो स्टॉक है अपने क्रूशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था, बट आज के सत्र में जिस तरीके से ब्रेक थ्रू मिल रहा है तो हमें लगता है कि आने वाले सत्र में भी तेजी कंटिन्यू रह सकती है। मुझे लगता है कि 9200 के आसपास इसको बाय करके चलना चाहिए। इसमें जो हमारा जो टारगेट है वो 9600 का है और स्टॉप लॉस हमें 9000 का मेंटेन करना है। दूसरा मेरा सेल साइड का रिकमेंडेशन रहेगा वो है एबीबी। काफी लंबे समय से जो इसका ट्रेंड है वो बेरिश ही है। हालांकि एक रिकवरी हमें देखने को मिली थी शॉर्ट टर्म बेसिस पर, बट अभी फिलहाल फिर से स्टॉक अपने सभी की मूविंग एवरेज के नीचे फिसलता हुआ आया है। आज के सत्र में यहाँ पर हमें एक असेंडिंग लाइन का ब्रेकडाउन भी देखने को मिला था, तो मुझे लगता है कि आने वाले सत्र में भी वीकनेस बनी रह सकती है। तो इसका जो जनवरी मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें शॉर्ट करके चलना है। अभी फिलहाल इस मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में 5160 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें अगर फर्दर वीकनेस आती है तो और गिरावट देखने को मिल सकती है। इसमें हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा नीचे के स्तर पर जो कि आ रहा है 4950 का, और स्टॉप लॉस हमें मेंटेन रखना है 5250 का। एक बाई और एक सेल साइड की कॉल आपकी तरफ से। बजाज ऑटो टारगेट है 9600 का, स्टॉप लॉस है 9000 का, और सेल साइड की कॉल है एबीबी जहां पर 4950 के टारगेट के लिए बेचना है, 5250 का स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये दोनों टॉप ट्रेड्स आपकी तरफ से आ गई है। एक स्टॉक स्क्रीन पर लेके आइएगा इटर्नल का। यहाँ पर ब्लिंकिट को इन्होंने 2022 में एक्वायर किया था इटर्नल ने, और उसके बाद अब खबर ये आ रही है कि एक साल पहले इनके जो सीएफओ जुड़े थे इनसे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और विपिन कपूरिया जी, और उस खबर से यहाँ पर इटर्नल पर दबाव दिख रहा है 2%। हालांकि आज दिन के दौरान कभी करीब 2.25% तक की भी गिरावट दिख रही थी इटर्नल में, और कहा जा रहा है कि वो वापस से फ्लिपकार्ट में, जहां इन्होंने 7 साल से ज़्यादा समय तक काम किया है, वहीं वापस से उनके आईपीओ टीम में जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि एक साल से भी कम समय में क्यों इन्होंने यहाँ से रिज़ाइन किया, क्यों जाने का फैसला किया है, और अगले सीएफओ कौन होंगे इसको लेकर भी कोई अब तक सफाई कंपनी की तरफ से नहीं आई है, और ये वजह है कि यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। रुचि जी बताइए, इटर्नल आज 2% कमजोर है और गिरावट की आशंका दिख रही है क्या? आई थिंक प्राइस वाइज तो हमने रिसेंटली ऑलरेडी करेक्शन हाई लेवल से देखा है। 360 के आसपास के हाई के स्टॉक ने मिड अक्टूबर में बनाए थे, वहां से 270 तक प्राइस वाइज आई थिंक एक अच्छा सा रिट्रेसमेंट हो गया है। पॉसिबिलिटी एक टाइम वाइज करेक्शन की ज्यादा है रादर देन मोर प्राइस डैमेज नाउ, कि जहां पे स्टॉक एक पुल बैक मूव से एक कंसोलिडेशन फेज में रह जाएगा और कुछ टाइम वाइज करेक्शन रखेगा। सो मार्केट के कंपैरेटिवली रिलेटिवली थोड़ा साइडवेज रह सकता है। 300 के आसपास स्टॉक में हर्डल बना रहेगा और 265 270 ये सपोर्ट रहेगा नीचे। सो यहाँ पे हमें नहीं लग रहा है कि ज्यादा प्राइस वाइज करंट लेवल से ज्यादा डाउन साइड और रहेगी। बढ़िया से एक साइडवेज ट्रेंड स्टॉक में आने वाले कुछ समय में देखने मिल सकता है। ठीक है, इटर्नल को लेकर ये व्यू हो गया। कल भी हमारे साथ निमेश ठाकर जुड़े थे, उन्होंने 260 रुपए की टारगेट दी थी इटर्नल के लिए और शॉर्ट करने की सलाह भी दी थी। आज वीकनेस है शेयर में, और जो भी इनके मूविंग एवरेजेस हैं सारे के सारे नीचे, सबके नीचे जाकर ये शेयर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा आपको ये। आज हम देख रहे हैं कि मार्केट प्लेटफॉर्म वाले जो शेयर्स हैं सारे के सारे कमज़ोर हैं। CDSL में नरमी है। HGL1 हम देख रहे हैं कि काफ़ी शॉर्ट्स बन रहे हैं इसमें, करीब करीब 3% नीचे आपको ये शेयर दिखाई देगा। बाकी अगर आप प्लेटफॉर्म स्टॉक्स और देखेंगे, फिनटेक वगैरह, वहाँ पर भी कमज़ोरी दिखाई दे रही है। लक्ष्मीकांत जी, आपका व्यू, कहीं कोई शॉर्टिंग वाला कोई शेयर है जहाँ पर यहाँ से बेच के पैसे बना सकते हो? जी हाँ, मेरी नज़र BSE पर है।
तो अगर बीएससी को नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट पर अगर हम देख रहे हैं तो वहां पर हमें लोअर टॉप लोअर बॉटम के फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं। और पिछले 5-6 दिनों का सेशन देखें तो यहाँ पर कंटिन्यूसली एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल अपने एक क्रूशियल सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 2600 के आसपास है। अगर स्टॉक 2600 के नीचे सस्टेन होता है तो मुझे लगता है कि एक गिरावट देखने को मिल सकती है। वहां से स्टॉक 2400 तक के लेवल तक नीचे फिसल सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए अगर 2600 के नीचे ये स्टॉक जाता है। हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा अराउंड दी लेवल्स ऑफ 2680 का, जो इसका पिछला स्विंग हाई है। तो मुझे लगता है कि अगर 2600 के नीचे फिसलता है तो यहाँ पर एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन सकती है जनवरी मंथ कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, ये राय होगी बीएससी को लेकर। आज अगर हम मार्केट को अगर देखें कि जहां पर एक्शन है और फ्यूचर्स के जो आंकड़े जो इंडिकेट कर रहे हैं, जरा उनकी बातचीत करते हैं। नायका में बढ़िया इंटरेस्ट आज है। नायका का शेयर करीब 2.5% ऊपर आपको दिखाई देगा और बेहतरीन तेज़ी हमने कल भी देखी क्योंकि प्रमोटर ने इसमें बाइंग की है, ऐसी खबरें आई हैं। राय आपकी क्या होगी इसको लेकर रुचित जी? नायका में क्या करना चाहिए? आई थिंक वो एग्जिस्टिंग पोजीशन से तो अभी भी होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। हमने एक अप ट्रेंड के बाद में एक अच्छा कंसोलिडेशन पिछले 1-1.5 महीने में स्टॉक में देखा है। बड़े पूरे कंसोलिडेशन में 240 एक अच्छा सपोर्ट बेस ये स्टॉक के लिए बन चुका है। तो जब तक 240 के लेवल्स इंटैक्ट है तब तक ओवरऑल ट्रेंड खराब नहीं है। तो कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन से तो मेरी सलाह रहेगी 240 के नीचे स्टॉप लॉस रखे पोजीशंस को होल्ड करें। ये राय यहाँ पर नायका को लेकर भी आ गई। चलिए कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा कर लेते हैं जहाँ पर आज काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग साइड्स की पोजीशन भी दिख रही है और आगे के लिए रोल ओवर के भी संकेत दिख रहे हैं। श्रीराम फाइनेंस को लेकर चर्चा करते हैं। एक तो अपग्रेड भी आया इनके एनसीडी को लेकर और लगातार ये खबर में भी रहा है और पॉजिटिव खबरें इतनी ज़्यादा आई है और अच्छी तेज़ी आज भी दिख रही है। करीब देखिए 0.3% की तेज़ी है, 980 के करीब श्रीराम फाइनेंस यहाँ पर दिख रहा है। एक राय रुचित जी आप ही दे दीजिएगा, श्रीराम फाइनेंस को लेकर क्या लग रहा है, यहाँ से आगे और तेजी दिख रही है क्या? ट्रेंड का तो कोई डाउट नहीं है कि जो आउट परफॉर्मेंस ये स्टॉक ने पिछले 3 महीने में दिखाया है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और अभी भी अप ट्रेंड इनफैक्ट कंटिन्यूड है। आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक ऑलरेडी बढ़ चुका है तो अभी वॉल्यूम्स कम होने लग गए। इतने अच्छे अप मूव के बाद भी ये स्टॉक में करंट लेवल्स भी अच्छे वॉल्यूम्स हो रहा है, तो ये अच्छे साइंस है। तो आई थिंक यस, एक अप ट्रेंड का कंटिन्यूएशन ये स्टॉक में जारी रह सकता है। सबसे बेस्ट मेथड ऐसे स्टॉक्स को के ट्रेंड को राइड करने का रहता है कि आप सपोर्ट ढूंढे और स्टॉप लॉस अपने हाई लेवल्स पे ट्रेड करते जाए। तो जैसे ही स्टॉक अपने प्राइस अप मूव्स दिखाता है आपके स्टॉप लॉसेस हायर ट्रेल करके ये स्टॉक में एक पॉजिटिव बाय से ट्रेडिंग आई थिंक स्टॉक में कर सकते हैं। अभी भी 930 940 ये अब एक इमीडिएट नियर टर्म का सपोर्ट बेस बना है स्टॉक के लिए। तो 930 940 के नीचे जब तक नहीं जाता है स्टॉक तब तक ट्रेंड पॉजिटिव ही रह रहा है। ट्रेंड पॉजिटिव ही दिख रहा है, आगे कुछ और यहाँ पे तेजी दिख सकती है। आज प्लेटफॉर्म शेयर जिसमें अभिषेक वीएससी वगैरह की चर्चा भी कर रहे थे, इसके अलावा सीडीएसएल देखिए, एंजल वन देखिए, ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो आज काफ़ी कमज़ोर है। एंजल वन की तो गिरावट काफ़ी ज़्यादा दिख रही है, 3.5% तक की गिरावट यहाँ पर एंजल वन में दिख रही है। एक राय एंजल वन पे दीजिएगा लक्ष्मीकांत जी, क्या राय है? ऑलरेडी एक ब्रेकडाउन हमें पिछले सेशंस में देखने को मिला था 2450 के आसपास और उसके बाद यहाँ पर जो गिरावट है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो हमें लगता है कि ये जो वीक जो कमजोरी है वो आने वाले समय में बढ़ सकती है और मुझे लगता है कि यहाँ से 2280 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सो ओवरऑल जो सेंटिमेंट है काफी वीक नजर होते हुए आ रहे हैं। स्टॉक ऑलरेडी अपने सभी की मूविंग एवरेज के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जो सस्टेनेंस है, वो जो वीकनेस है वो आने वाले सत्र में 2280 तक देखने को मिल सकता है। 2080 जो करंट भाव स्क्रीन पर देख रहे हैं उससे 250 रुपए तक की गिरावट और आ सकती है। सारे की मूविंग एवरेजेस के नीचे चल रहा है, तो ये डाउन ट्रेड बरकरार रहने की कुछ समय तक उम्मीद लग रही है लक्ष्मीकांत जी को। चलिए डॉक्टर रेड्डीज को लेकर खबर आ रही है कि आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम प्लांट के लिए यूएसएफडीए से 5 आपत्तियां जारी हुई हैं। क्या क्या वो दिक्कतें हैं, पूरी डिटेल्स के साथ हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा मौजूद है। सृष्टि बताइए।
जी हाँ, डॉक्टर रेड्डीज के एक अहम प्लान श्रीकाकुलम को इसी महीने यूएस एफडीए ने फॉर्म 483 थमाया था और साथ ही 5 ऑब्जर्वेशंस भी जारी की थी। ईटीना स्वदेश ने एक्सक्लूसिवली जो है इस फॉर्म 483 को एक्सेस किया है और उसी के साथ जो है क्या कुछ है इनकी ऑब्जर्वेशंस में वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबसे पहली ऑब्जर्वेशंस में जो है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन ये चीज़ हाईलाइट की गई है। इसका मतलब ये कि अगर आपके प्रोसीजर्स में कुछ एक चीज़ें जो हैं डिफरेंट पाई जाती हैं, उसको आप किस तरीके से ठीक करते हैं और उसको एक्सप्लेन ठीक से अगर नहीं कर पाते हैं तो इसको हम आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन कहते हैं। उसका रूट कॉज क्या है ये समझाने में जो है पूरी तरीके से जो है जो उनके टेस्टिंग के लोग थे वो सक्षम नहीं थे। दूसरा जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो एफडीए ने जो है लैक ऑफ वैलिडेटेड कंट्रोल प्रोसीजर्स जो कि उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस थे उसको हाईलाइट किया है, क्योंकि अगर इक्विपमेंट्स में भी कोई अगर चेंजेस हुए हैं तो उनके क्वालिफिकेशन के बगैर ही जो है उनका इस्तेमाल हो रहा था। अब जो तीसरा ऑब्जर्वेशन है वो थोड़ा सा प्रोसीजर ज़रूर है नेचर में, क्योंकि क्लीनिंग मेंटेनेंस प्रोसीजर्स जो हैं वो ठीक से इस्टेब्लिश नहीं है। ये चीज़ यूएसएफडीए ने हाईलाइट की है, बट वो इतना गहरा या फिर इतना अगर आप कह लें सिवियर नहीं माना जा रहा है। अब फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो है वो कहीं ना कहीं टेस्टिंग और रिलीज प्रैक्टिसेस जो कि पूरी तरीके से स्पेसिफिकेशन के लिहाज से डॉक्टर रेड्डीज कंप्लाई नहीं करता है, ये यूएसएफडीए ने जो है हाईलाइट किया है। और आखिरी में ड्रग की सैम्पलिंग के लिए जो रिटन प्रोसीजर्स हैं उनको ठीक से फॉलो नहीं किया गया है, ये कहीं ना कहीं फ्लैग ऑफ किया गया है उन 5 ऑब्जर्वेशंस में। तो जी हाँ, श्रीकाकुलम प्लान जिसकी इसी महीने यूएसएफडीए ने जो है इंस्पेक्शन की थी उसको 5 ऑब्जर्वेशंस या आपत्तियां भी जारी की गई थी और ये उन सभी की जानकारी है और ईटीना स्वदेश के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी ज़रूर है। शुक्रिया सृष्टि, ये पूरी एक्सक्लूसिव जानकारी लेकर आने के लिए डॉक्टर रेड्डीज को लेकर। और उन आपत्तियों के बाद देखिए वो खबर आई, हालांकि बहुत बार ये प्रोसीजरल भी होती है कि उसको कंपनी करेक्ट करती है, ठीक करती है और फिर वापस से सबमिट करती है, इस वजह से बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होती है। तो एक रूटीन प्रक्रिया भी है, उसमें जो दिक्कतें मिलती हैं उन दिक्कतों को दूर करती है कंपनी। डॉक्टर रेड्डीज को लेकर एक राय ले लेते हैं। रुचित जी बताइए, डॉक्टर रेड्डीज आज तो हालांकि वैसा कमज़ोर बहुत नहीं दिख रहा है, क्या यहाँ पे अगर कुछ और गिरावट आती है तो मौका है या करंट लेवल से भी खरीदना चाहिए डॉक्टर रेड्डीज, या आगे और कुछ गिरावट दिख रही है आपको? तो स्टॉक एक रेंज में ही रहा है पिछले कुछ समय में, और जो रेजिस्टेंस ये पूरे रेंज में बना है वो 1300 के आसपास है। तो आई थिंक नो मैं वेट करूंगा 1300 के ऊपर के ब्रेकआउट देने का ये स्टॉक में, क्योंकि एक बार 1300 के लेवल्स निकलते हैं तो फिर हम एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक में पॉजिटिव साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ज्यादा फर्क नहीं है, बट करंट लेवल्स पे मैं कहूंगा कि इसको आप वॉच लिस्ट पे रखें और 1300 के ऊपर के ब्रेकआउट आए फिर स्टॉक में खरीदारी करें। के ऊपर का ब्रेकआउट दिखे उसके बाद ही खरीदारी करें, अभी नहीं खरीदने की सलाह, अभी वेट एंड वॉच के मोड में रहिए, ये सलाह डॉक्टर रेड्डीज को लेकर आ रही है। चलिए वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो और भी ढेर सारे स्टॉक्स आपके लिए लेकर आएंगे जिन पर हमारे दोनों एक्सपर्ट्स राय देंगे। जल्द लौटते इन एसोसिएशन विद एसबीआई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है फिर से, और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। और बाजार में हम देख रहे हैं कि एक लिमिटेड रेंज में ही कारोबार हो रहा है। निफ्टी की रेंज तो बहुत सीमित है, और अगर आप इंडेक्स देखेंगे निफ्टी को तो करीब 2 अंकों की हल्की सी गिरावट आपको नजर आएगी। निफ्टी बैंक थोड़ा रिकवर किया है, लेकिन 59,000 के आसपास आके निफ्टी बैंक को भी हम देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और एडवांस डिक्लाइन का रेशियो आज के सत्र में आपको कमजोर ही दिखाई देगा। कुछ और शेयरों के बारे में जरा व्यू लेते हैं और समझते हैं कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। एक शेयर ऑटो से मैं समझना चाहूँगा, और वो है एमएनएम का, करीब 2% के आसपास की तेजी। रुचित जी, एमएनएम को लेकर आपका व्यू क्या है? हमने देखा कि रिकॉर्ड बने, फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं और थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन फिर से हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से अच्छा पार्टिसिपेशन आ रहा है एमएनएम के शेयर में। आपकी राय क्या होगी एमएनएम को लेकर? और ऑटो में अगर इससे कोई और बेहतर शेयर भी दिखाई दे रहे हो जो हम पूरी सीरीज में रख सकते हो तो जरा उसके बारे में भी गाइड कीजिएगा। अभिषेक जी, ओवरऑल आई थिंक महिंद्रा एंड महिंद्रा ही एक अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मर रह सकता है। स्टॉक में जो भी करेक्शंस आए हैं पिछले कुछ समय में वो सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन ही रहे, जहाँ पे प्राइस डिक्लाइंस पे कोई वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है और प्राइस अपमूव्स में वॉल्यूम ग्रेजुअली फिर से इंप्रूव हो रहे हैं, और जो 3500 के सपोर्ट थे वो अब तक इंटैक्ट है। सो आई थिंक ऑटो एज अ स्पेस कैन डू वेल। एमएनएम और मारुति ये दोनों ही स्टॉक्स हमें काफी अच्छे लग रहे हैं कि जहाँ पे आप स्ट्रक्चरली एक अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और टू व्हीलर स्पेस में बजाज ऑटो एक फ्रेश ब्रेकआउट वहां पे आज के ट्रेडिंग सेशन में वहां पे नजर आ रही है। सो महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, बजाज ऑटो, ये 2-3 स्टॉक्स है जहाँ पे नो हम एक अगर ऑटो स्पेस में एक अच्छा अपट्रेंड आ रहा है तो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस इन स्टॉक्स में रह सकता है।
ठीक है, एमएनएम को लेकर ये व्यू हो गया। बैंकिंग फाइनेंशियल में एक्शन है, स्टॉक स्पेसिफिक है, लार्ज कैप्स बड़े बैंक नहीं चल रहे हैं, लेकिन छोटे बैंकों में और एनबीएफसीज में हम काफी मोमेंटम बिल्ड होते हुए देख रहे हैं। ऐसा ही एक शेयर है सीएसबी बैंक, और सीएसबी बैंक को अगर आप देखेंगे तो डे हाई के आसपास ये शेयर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा, और जो हाईज है 52 वीक के, यानी कि रिकॉर्ड हाईज भी है 447 के, अब उसके बेहद करीब पहुंच गया है। सीएसबी बैंक का मोमेंटम क्या कहता है लक्ष्मीकांत जी? क्या आपको लगता है कि एक लेग की छोटी सी प्रॉफिट टेकिंग के बाद अब फिर से ये आगे दौड़ने के लिए तैयार लग रहा है? जी हाँ, अभी भी ट्रेंड बुलिश है। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर हमें एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट देखने को मिला था 420 423 के ऊपर। उसके बाद एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग भी आई थी, बट अगर हम पिछले 2 दिनों का सेशन देखें तो एक फिर से स्टॉक में रिकवरी देखने को मिली है। अभी स्टॉक अपने पिछले स्विंग हाई 436 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो एक शॉर्ट टर्म अपसाइड का मूव यहाँ से बनता हुआ दिखाई दे रहा है 447 से लेकर 449 के आसपास तक का। तो मुझे लगता है कि यहाँ से और आने वाले समय में बढ़त देखने को मिल सकती है, बट 448 450 एक मेजर रेजिस्टेंस भी है। तो वहां पर मुझे लगता है कि जिन्होंने बाय करके रखा है तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करके चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सीएसबी बैंक को लेकर ये राय आपकी तरफ से है। रुचित जी, एमएमटीसी पर आपकी राय चाहिए। 5% से ज़्यादा गिरा हुआ है। हाल के कुछ सत्रों में हमने अच्छी तेज़ी भी दिखी, 2 दिनों में बहुत अच्छी तेज़ी आई थी, लेकिन अब वापस से ये गिरावट शुरू हो गई है। 5% से ज़्यादा कमज़ोर है। क्या और टूट सकता है क्या एमएमटीसी, या खरीदना चाहिए इस गिरावट पर? एक हाई बीटा नेम है। हम जनरली जब ये स्टॉक में प्राइस अप मूव्स देखते हैं तो ऐसे ही शार्प अप मूव्स रहे थे। आप पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में ही देख लीजिए, फ्राइडे और कल मंडे को स्टॉक 58 वाला 72 तक 2 ही दिनों में हो गया था, और अब वैसे ही पुल बैक मूव भी है। सो आई थिंक ये मोर एक हाई रिस्क स्टॉक है। टेक्निकली ये स्टॉक में स्ट्रक्चर अभी भी मोर एक ब्रॉड रेंज का कंसोलिडेशन है कि जहाँ पे 74 के हर्डल्स है। अगर आने वाले समय में 74 के हर्डल्स के पास आते हैं तो ये एक बड़े मूव्स एक्सपेक्ट करे। अदरवाइज एक ब्रॉड रेंज में 74 से लेके 60, इस ब्रॉड रेंज में वोलेटाइल मूव्स कंटिन्यू रहेगा। सो अगर ऐसे स्टॉक्स में यूजुअली अगर खरीदारी करनी है तो जितना आप सपोर्ट के पास में बाइंग करेंगे उतना बेहतर होगा, सो दैट आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहां पे फेवरेबल बने। ये ज़रूरी है कि हाई बीटा स्टॉक्स है और दोनों तरफ शार्प मूव आते हैं, तो ध्यान रहिए, संभल के रहिए ऐसे रिस्की स्टॉक से। चलिए, एक खबर ये भी आ रही है कि निफ्टी में जो रिजिग होने वाला है, तिमाही छमाही बदलाव है, वो आज से लागू हो जाएंगे। क्या होंगे बदलाव और इसका क्या कुछ असर होगा और क्या बदलने वाला है इसके बाद निफ्टी के जो भी यहाँ पर स्टॉक्स हैं उनमें, ये पूरी जानकारी के साथ रविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, बताइए क्या डिटेल्स हैं इसके? जी बिल्कुल, यहाँ पे निफ्टी 50 इंडेक्स और अदर ब्रॉडर इंडेक्सेस में जो है रीबैलेंसिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं हम निफ्टी 50 इंडेक्स की। तो यहाँ पर भारतीय एयरटेल में जो है 58 मिलियन डॉलर का इन्फ्लो देखने को मिल सकता है एज पर नोवामा अल्टरनेट। इसी के साथ साथ अगर बात करें इटर्नल्स की, इटर्नल्स में जो 29 मिलियन डॉलर का जो है इन्फ्लो देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ इंडिगो, एमएनएम एंड एचडीएफसी बैंक में भी जो है इन्फ्लो देखने को मिल सकता है। वहीं अगर बात करें कि कुछ स्टॉक्स में आउटफ्लो देखने को मिल सकता है, यहाँ पर सबसे पहले इन्फोसिस, जहाँ पर इन्फोसिस में 77 मिलियन डॉलर का जो है आउटफ्लो देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ अडानी पोर्ट्स में भी जो है 32 मिलियन डॉलर का आउटफ्लो देखने को मिल सकता है। रिलायंस, एचसीएल टेक और बजाज फाइनेंस में भी जो है आउटफ्लो देखने को मिल सकता है। अगर बात करें निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स की, तो यहाँ पर से जो स्टॉक्स है स्विगी, जहाँ पर स्विगी में जो है 7 मिलियन डॉलर का इन्फ्लो देखने को मिल सकता है एज पर नोवामा अल्टरनेट। इसी के साथ साथ पेटीएम में जो है 2 मिलियन डॉलर का, और महाराष्ट्र बैंक ऑफ महाराष्ट्र 361, और अदानी विलमर में जो है 1 मिलियन डॉलर का जो है इन सब में 1 मिलियन डॉलर का इन्फ्लो देखने को मिल सकता है। अगर बात करें आउटफ्लो की, तो यहाँ पर येस बैंक में 2 मिलियन डॉलर का आउटफ्लो देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ इंडस टावर, यूपीएल, बीएसई और हीरो मोटो में भी जो है आउटफ्लो देखने को मिल सकता है। अब बात करें निफ्टी बैंक इंडेक्स की, तो यहाँ पर निफ्टी बैंक इंडेक्स में जो है कुछ स्टॉक्स इंक्लूड होने वाले हैं जो कि आज जो है 3:30 के बाद इफेक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पे येस बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों ही स्टॉक्स जो है निफ्टी बैंक इंडेक्स में इंक्लूड होने वाले हैं। और दोनों ही स्टॉक्स में जो है फेज 1 में 35 मिलियन डॉलर का इन्फ्लो देखने को मिल सकता है।
सकता है येस बैंक में। वही यूनियन बैंक की बात करें तो यहाँ पर $32 मिलियन का जो है इन्फ्लो देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ बात करें कुछ और स्टॉक्स में आज जो है और फ्लो देखने को मिल सकता है। यहाँ पर फेडरल बैंक में $16 मिलियन का, इसी के साथ साथ IDFC फर्स्ट बैंक, पंजाब एंड नेशनल बैंक, इंडसइंड बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन स्टॉक्स में भी जो है इन्फ्लो देखने को मिल सकता है 11 से $16 मिलियन का। इसी के साथ अगर बात करें आउटफ्लो, कुछ स्टॉक्स में आउटफ्लो देखने को मिल सकता है। निफ्टी बैंक इंडेक्स है तो HDFC और ICICI, जहाँ पर ICICI बैंक पर जो 87 मिलियन का आउटफ्लो देखने को मिल सकता है और HDFC बैंक पे भी जो है $86 मिलियन का आउटफ्लो देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर ये पूरी जानकारी हमें देने के लिए। तो देखिए ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पर इस बदलाव का असर देखने को मिल सकता है, वो रविंदर ने सारी डिटेल्स हमारे लिए हाईलाइट करी। पर आइए अपने मेहमानों के पास फिर से लौटते हैं और दो और खास मेहमानों का स्वागत करते हैं ईटीना स्वदेश पे। हमारे साथ अब राजेश पालविया और साथ ही साथ रोहन मेहता भी जुड़ चुके हैं। और राजेश जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। देखिए इंडेक्स तो सुस्त है बट फिर भी कुछ काउंटर्स जो हैं अच्छे मूव्स दिखा रहे हैं, क्यों ना आप सबसे पहले अपनी स्टॉक कॉल्स ही दे दीजिए सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो मार्केट में बनी हुई है और जो सेक्टर एक अच्छी तेजी में है वहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड देखने को मिली है। सेक्टर लाइक ऑटोमोबाइल, मेटल, फार्मा और PSU बैंकिंग बास्केट, ये सेक्टर में हमें लगता है कि अभी भी अपॉर्चुनिटी और कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड रहेगी डिस्पाइट ऑफ वोलेटाइल मार्केट। तो पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो ऑटोमोबाइल स्पेस से, टू व्हीलर स्पेस से बजाज ऑटो यहाँ पे हमें पसंद आ रहा है। स्टॉक अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को अब यहाँ पे चैलेंज करते हुए देखने को मिला है। एक लोअर साइड से अच्छी रिकवरी बनी, डेली वीकली टाइम फ्रेम पे जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे आते हुए दिख रही है, हमें लगता है बजाज ऑटो यहाँ से एक अच्छा मूव अनफोल्ड करते हुए दिखेगा। 9400 के अपसाइड के टारगेट के लिए बाय करने की सलाह है। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 9200 के आसपास। और दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो मेटल स्पेस से, और उसमें हमें लगता है वेदांता को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। जिस तरीके के सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन के स्ट्रक्चर बने हुए हैं और मेटल एज अ सेक्टर ही यहाँ पे एक अच्छी तेजी में कंटिन्यू करते हुए देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है वेदांता 625 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 595। तो चलिए वेदांता यहाँ पर मेटल पैक पे फिर से पॉजिटिव व्यू आता हुआ हमारे एक्सपर्ट्स का। 625 के टारगेट्स यहाँ पर ध्यान रखें। और जी हाँ, सुबह से ही हम हाईलाइट कर रहे थे कुछ एक खबरें और ऑटो सेक्टर के भी जो डेटा हैं दिसंबर महीने के, वो कल जो है हम आपके सामने अनुमान रखेंगे। परसों आएंगे वो आंकड़े, पर हम देखते हैं कि इस तारीख के आसपास जो ऑटो काउंटर्स बस करते हैं। बजाज ऑटो पसंद आ रहा है चार्ट्स पे। 9270 के यहाँ पर आपको टारगेट्स रखने हैं। राजेश जी एक बार अपने टारगेट्स फिर से बताएंगे। 9400 का बजाज ऑटो का और स्टॉप लॉस होगा 9200 का। ऑलराइट, तो 9200 का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना है। 9400 के जो टारगेट्स हैं वो आप बजाज ऑटो में ध्यान में ज़रूर रख सकते हैं। पर चलिए हमारे और भी एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और रोहन भी हमारे साथ अब मौजूद हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। रोहन, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो आप ही बता दीजिए, देखिए कुछ समय बाद फिर से अब ऑटो सेक्टर थोड़ा मोमेंटम पकड़ रहा है, यहाँ पर आपकी कौन सी पसंदीदा पिक है? क्योंकि देखिए कई सारे फैक्टर्स हैं। इस बार हम आंकड़ों की भी देख रहे थे, अभी तक एनालिसिस कर रहे थे कि दिसंबर महीने में ढेर सारे डिस्काउंट्स देखने को मिले हैं और गाड़ियों की बिक्री भी अच्छी हुई है। पर जनवरी से तो फिर कंपनीज प्राइस हाइक करेंगी। अब ये आमतौर पे एक चलन ही हो गया है कि हर जनवरी जो है कंपनीज अपने प्राइस बढ़ाती हैं। ऐसे में उनके मार्जिन्स भी सुधरेंगे। बट आपके कौन से पसंदीदा काउंटर्स हैं? Yeah, good afternoon, everyone. See, auto हमारे एनालिसिस के हिसाब से टुडे इज द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर इन एवरी सेक्टर जितने भी है, इंक्लूडिंग ब्रॉडर मार्केट्स और इंक्लूडिंग सेक्टोरियल थीम्स। नियरली अबाउट 55% ऑफ द कंपनीज आर पॉजिटिव। दो जगह पे हमारी हमको आउट परफॉर्मेंस लग रहा है, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड TVS मोटर ऑन द स्पेस ऑफ 4 व्हीलर्स एंड 2 व्हीलर्स। बट अभी के हिसाब से वैल्यू अगर देखें तो दो जगह पे फिर से लग रही है। एक लग रही है मारुति लुक्स अ वेरी वैल्यूएबल कंपनी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और प्लस आइशर मोटर हमको लग रहा है कि वहां पे एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड आ सकता है। तो वैल्यू और प्राइस के हिसाब से वैल्यू इज मच हायर इन मारुति एंड आइशर मोटर। डिस्क्लेमर, TVS मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा में हमारा फंड में पोजीशनिंग है।
ऑलराइट, तो चलिए मारुति और आइशर मोटर्स यहाँ पर और साथ ही साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये कुछ काउंटर्स ज़रूर हैं जिनको आप नज़र में ज़रूर रख सकते हैं। पर इसके अलावा फिर से एक बार देखें तो मेटल्स की चाल जो है वो काफ़ी अच्छी है। अब देखिए हिंडाल्को में लगभग 2% की तेज़ी, साथ ही वेदांता पे राजेश जी ने कॉल दी। JSW स्टील अब 2% मजबूत है। साथ ही साथ सेल, नैल्को, आप नाम लीजिए वो काउंटर्स जो हैं आपको FNO के टॉप गेनर्स में फिलहाल आते हुए दिखेंगे। पर आयरन ओर से जुड़ा NMDC, ये काउंटर भी जो है एक मूव दिखा रहा है। एक बार NMDC पे आपकी राय लक्ष्मीकांत जी, खास तौर से इस काउंटर को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अन्य मेटल्स के मुकाबले थोड़ा सा सुस्त ज़रूर रहता है NMDC। कोई यहाँ पे पैटर्न बनते हुए देख रहे हैं आप? जी हाँ सृष्टि जी, थोड़ा सा स्लो मूवर है, बट एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें 3 से 4 दिनों पहले देखने को मिला था 79 के ऊपर। हालांकि कल के सेशंस में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली थी, बट उस सपोर्ट को रिटेस्ट करने के बाद जिस तरीके से स्टॉक बाउंस बैक हो रहा है, तो हमें लगता है कि यहाँ पर अपसाइड के मूव बने रह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से 90 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं NMDC में। वहीं पे जो अभी सपोर्ट है वो भी फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है 80 रुपीज के आसपास। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है, तकरीबन 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। तो डेफिनेटली इस स्टॉक में भी नजर रखनी चाहिए, और इसको अगर करंट लेवल पे भी बाय करेंगे तो मुझे लगता है कि 80 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ हमें यहाँ से 90 रुपीज के टारगेट देखने को मिल सकते हैं NMDC में। 80 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 90 रुपए का टारगेट होगा NMDC के लिए। और लगभग जो चाल इंडेक्स की रही है, मेटल इंडेक्स की, वही चाल हमने NMDC में देखी है। लेकिन रह के नजर आ रही है हिंदुस्तान कॉपर पर। करीब 7-8% के आसपास का उछाल आज के सत्र में हो गया है। तो जबरदस्त रैली हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में रही है। इस साल में ये शेयर डबल हो गया है और इन्वेस्टर की वेल्थ को काफी ज्यादा बढ़ाया है इसने। लेकिन मेटल की बात हो रही है तो जरा सोने चांदी की बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ज्यादा रफ्तार हमने गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में देखी है। अगर हम गोल्ड की बात करें, इस साल 70% से ज़्यादा की तेज़ी, सिल्वर की बात करें तो 150% से ज़्यादा की तेज़ी हो गई। और अब ना वोलेटाइल काफ़ी हो रहे हैं। हमने देखा कि प्रीवियस सेशन में गिरावट आई, आज फिर से रिकवरी की कोशिश है। लेकिन गोल्ड सिल्वर को लेकर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, आगे प्राइसेस कैसे रहेंगे, 2026 को लेकर आउटलुक क्या है, जरा ये समझ लेते हैं। विश्वमोहन काफी बारीकी से ट्रैक करते हैं। विश्वमोहन बताइए, आपने तमाम एक्सपर्ट से बातचीत की है, क्या व्यू निकल के आ रहा है, क्या ये तेजी ऐसी ही जारी रहेगी? देखिए 2025 में जिस तरह के रिटर्न हुए हैं, क्योंकि आप इंटरनेशनल मार्केट के रिटर्न तो बता रहे थे, यहाँ पर रुपया कमजोर था, वो भी एक और टॉपअप का काम कर रहा था। तो 180% से ज़्यादा की तेजी चांदी में 2025 में आई है MCX पर अगर सिल्वर को देखेंगे, और करीब करीब 80 से 82% की तेजी गोल्ड में MCX पर आई है। अब सवाल ये है कि क्या यही तेजी 2026 में भी जारी रहेगी? यही सवाल हमने पूछा था, और हमने ये सवाल पूछा था जितने भी बड़े ब्रोकरेज हाउसेस हैं उनसे सवाल ये पूछा था कि उनकी राय क्या है 2026 को लेकर, वो कौन से टॉप लेवल होंगे जो गोल्ड और सिल्वर 2026 में दिखा सकता है। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कुछ करेक्शन दिखे, 2025 वाली तेजी यहां पर फिर से दोहराते हुए नहीं देखने को मिले, लेकिन तेजी जारी रह सकती है। जो टॉप के लेवल होंगे गोल्ड को लेकर वो आ रहा है 1,80,000 का, पृथ्वी फिनमार्ट का, केडिया एडवाइजरी का 1,75,000 का जो टारगेट है 2026 को लेकर। कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज 1,70,000, पैराडाइम कमोडिटी 1,65,000 और कोटक सिक्योरिटीज, केडिया फिनकॉर्प 1,60,000 के टारगेट दे रहे हैं 2026 में। निर्मल बैंक का है 1,55,000, ट्रेडवॉल सिक्योरिटीज का 1,52,000 का। तो ये टॉप टारगेट उनको लग रहा है कि ये टारगेट अचीव हो सकते हैं 2026 में। चांदी को लेकर भी हमने यही सवाल पूछा था कि इतनी तेजी चांदी में दिखेगी, लेकिन चांदी में बड़े टारगेट आ रहे हैं, गोल्ड से कहीं ज्यादा टारगेट आ रहे हैं, और चांदी का जो सबसे बड़ा टारगेट आया है वो है 4,50,000 रुपए का। यानी जो कल का जो रिकॉर्ड भाव था वहां से करीब करीब 2 लाख से भी ज्यादा ऊपर के टारगेट यहां पर आ रहे हैं। कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज की तरफ से केडिया फिनकॉर्प का 3,50,000 रुपए का टारगेट है, ट्रेडवुड सिक्योरिटीज का 3,10,000 का, और पृथ्वी फिनमार्ट और केडिया एडवाइजरी का 3-3 लाख रुपए का टारगेट चांदी में है। कोटक सिक्योरिटीज ने 2,76,000, पैराडाइम कमोडिटी ने 2,75,000 और निर्मल बैंक ने 2,55,000 चांदी का टारगेट दिया है। एक सबसे कॉमन चीजें ये निकल के आ रही है कि 50% से देश के ज्यादातर ब्रोकरेज हाउस उनको लगता है कि चांदी 2026 में
3 लाख के पार निकल सकती है। लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ से रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि जिस तरह के मूवमेंट दिख रहे हैं, हो सकता है पैराबोलिक मूव में इस तरह के डीपर करेक्शन भी आते हैं, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। कि हो सकता है कि नीचे में आपको 2 लाख रुपए के नीचे के लेवल्स भी चांदी दिखे और ऊपर में 3 लाख के ऊपर भी जाते हुए दिखे, तो इसके लिए भी तैयार रहना है। आपको फोमो में शामिल नहीं होना है। जब आपको बेहतर रिवॉर्ड चाहिए तो आपको वेट करना पड़ेगा, फिर आप यहां पर एंट्री करेंगे तो फायदा हो सकता है। तो ये कुछ निकल कर आ रहा है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। चलिए अपने एक बार राजेश जी से भी समझ लेते हैं, वो भी चांदी और गोल्ड को देख ही रहे होंगे। राजेश जी, आप गोल्ड और सिल्वर के चार्ट को ट्रैक करते हैं क्या? आपको क्या लग रहा है किस तरह की चाल रहेगी, और इस तरह के बड़े मूव के बाद भी क्या 2026 में भी इस तरह की तेजी जारी रहेगी क्या? तो बिल्कुल देखिए, ट्रैक तो करते हैं, और जिस तरीके की वॉलेटिलिटी हमने पिछले कुछ महीनों में गोल्ड सिल्वर में देखी, और एक सिंगल डायरेक्शन में अगर हम देखें तो एक ही डायरेक्शन में दोनों ही मेटल बढ़ते हुए दिख रहे। गोल्ड में भी देखें तो जिस तरीके से 1,36,000 पे आप ट्रेड कर रहे हैं, और चांदी में तो कल काफी वोलेटाइल सेशन देखने को मिला था। इस तरीके का वोलेटिलिटी तो हमने याद नहीं पड़ता कि इस तरीके का वोलेटिलिटी कभी हमने चांदी में एक्सपीरियंस किया है जब से हम ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन लगता है कि अभी भी यहाँ पे तेजी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि जो भी डिप यहाँ पे देखने को मिल रहे गोल्ड और सिल्वर में, लोअर साइड पे अभी भी बाइंग इंटरेस्ट इंटैक्ट है। कहीं भी ऐसा कोई बड़ा साइन लिक्विडेशन का देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब इतना ऊंचा भाव हो चुका है तो वॉलेटिलिटी भी काफी बड़ी रहेगी। तो एक रिटेल ट्रेडर के लिए काफी डिफिकल्ट होता है इस तरीके के एनवायरनमेंट में, इस तरीके की वॉलेटिलिटी में ट्रेड करना और स्टॉप लॉस को भी फॉलो करना, क्योंकि अब जिस तरीके की रिस्क, जैसे भाव बढ़ रहे उतनी रिस्क भी यहाँ पे ट्रेडर्स के लिए बढ़ते हुए देखने को मिली है। हमें लगता है गोल्ड के भाव की अगर बात करें तो जब तक ये $4,300 के ऊपर बना हुआ है गोल्ड, हमें लगता है कि इसके नेक्स्ट टारगेट 4,450 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते। तो जब तक 4,300 इंटेक्ट है, ये लेवल को एज ए स्टॉप लॉस फॉलो किया जा सकता है। और चांदी में भी हमें लगता है जब तक ये $69 के ऊपर सस्टेन करते हुए रहेगी चांदी, तो यहाँ पे वापस हमें लगता है कि एक अटेम्प्ट लेते हुए दिख सकती टुवर्ड्स $82 की तरफ। तो ये नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से व्यू लग रहा है। लेकिन हमें लगता है कि ये कंटिन्यूटी अभी और रहेगी, जिस तरीके के न्यूज फ्लो बने हुए हैं और जिस तरीके के सपोर्टिव डेटा यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं इस बुलियंस के लिए। तो हमें लगता है कि अभी भी तेजी 2026 में भी एटलीस्ट हमें लगता है कि अगले 2-3 महीने तो और भी ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है गोल्ड और सिल्वर में। ये मोमेंटम जारी रह सकता है, और जिस तरह की अनसर्टेनिटी है और जब तक ट्रंप है तो इस तरह की अनिश्चितताएं बनी रहेगी और इस तरह की तेजी दिखेगी। लेकिन इस तरह के शार्प करेक्शन भी दिखेंगे। 30,000 से ज़्यादा का करेक्शन कल दिखा था अपने डे हाई से, तो देख सकते हैं इस तरह की गिरावट आपने कभी भी इस नंबर में नहीं देखे होंगे। परसेंटेज टर्म में हो सकता है कोविड के दौरान 2020-21 में इस तरह की गिरावट आई थी चांदी में परसेंटेज टर्म में, लेकिन आप रूपी टर्म में या उस क्वांटम में अगर आप देखेंगे तो बड़ी गिरावट कल के सत्र में 30-32 हज़ार रुपए की गिरावट एक एक दिन में आ रही है। तो उस वॉलेटिलिटी के लिए अगर आप तैयार है तभी चांदी में आप एंट्री करें। चलिए अब शुरू कर लेते हैं ऑप्शंस के चैंपियन की। और ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए स्नेहा सेठ हैं एंजल वन से। गुड आफ्टरनून स्नेहा जी, बताइए आज ऑप्शंस मार्केट में कहां मौके दिख रहे हैं आपको? तो ऑप्शन सेगमेंट में अगर हमें ट्रेड करना है तो एक काउंटर जो काफी अच्छा लग रहा है काफी समय से, दैट इज यूपीएल। अगर आप देखें तो ये स्टॉक में आज लाइक अगर आप ये कंटिन्यूसली इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। सारे ही मूविंग एवरेज जो है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर चल रहा है और जल्दी मुझे लगता है कि ये तैयारी कर रहा है कि एक न्यू रिकॉर्ड हाई भी बनाए। तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पर हम ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे हम 800 की जो कॉल ऑप्शन है जनवरी सीरीज की, वो बाय करने के लिए सजेस्ट करेंगे अराउंड 17-17.5 के रेंज में। स्टॉप लॉस इसमें 13.8 का रहेगा, टारगेट 24 के रहेंगे एज पर दी टारगेट एंड स्टॉप लॉस मेंशन। जो मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है दैट इज अराउंड 5,000 और प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा 8,700। तो जनवरी सीरीज की 800 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे यूपीएल की 17.5 रुपए के भाव पर। लक्ष्य है इसके प्रीमियम का 24 और स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा 13 रुपए 80 पैसे का। ये सलाह यहां पर स्नेहा जी की तरफ से आ गई, शुक्रिया।
आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को ऑप्शंस का एक ट्रेड दिया। लेकिन आपके लिए डिस्क्लोजर ये है कि एफएनओ ट्रेडिंग में से 90% लोग नुकसान ही खाते हैं। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख रुपए का नुकसान होता है। घाटा होने के बाद भी 28% उन्हें ट्रांजैक्शन के तौर पर देना होता है। मुनाफा होने पर भी आपके 15 से 50% पैसे ट्रांजैक्शन के तौर पर चला जाता है। तो ये ध्यान रखिए, फिर आप एफएनओ ट्रेड करें। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे। जल्द लौटते हैं। in association with SBI. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। बाजार हम देखें कि रेंज में ही कारोबार कर रहा है और मतलब एक्सपायरी का थोड़ा मोमेंटम तो दिखा शुरुआत में कुछ घंटे तक, लेकिन बीच में हमने देखा कि बाजार बहुत ही सुस्त हो गया है और एक बहुत ही लिमिटेड रेंज में फंस गया है। लेकिन टाइटन पर जरा फोकस करते हैं, क्योंकि टाइटन का शेयर कई दिनों से फोकस में है। हमारे सहयोगी स्नेही हमारे साथ जुड़ गई हैं और स्नेही से समझते हैं कि टाइटन पर आगे ब्रोकरेजेस का व्यू क्या है। स्नेही बताइए, टाइटन को लेकर क्या कहना है? अब ये हम देख रहे हैं कि लैब ग्रोन डायमंड पर भी कंपनी फोकस करने जा रही है। क्या व्यू बन रहा है टाइटन को लेकर? जी बिल्कुल, पिछले कई दिनों से टाइटन खबरों में है। उनके लैब ग्रोन डायमंड फोरे पर उन्होंने अपना पहला स्टोर भी मुंबई में खोल दिया है, अंधेरी में। नोवामा जो ब्रोकरेज हाउस है वहाँ से उनके एनालिस्ट ये स्टोर पर गए थे और ये उनके ऑब्जर्वेशंस है। नोवामा का स्टांस पहले जान लेते हैं टाइटन पर। उन्होंने अपना बाय रेटिंग बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस भी बदला नहीं है, 4672 रुपीज़ पर शेयर पर ये बरकरार रहा है। वो कहते हैं कि जो नए स्टोर का कलेक्शन है वहाँ पर लैब ग्रोन डायमंड्स VS क्लैरिटी के हैं और F2G कलर सेट के बीच में है और ये सेट किए गए हैं गोल्ड पर, 14 कैरेट से 18 कैरेट के गोल्ड पर। वो कहते हैं कि ये स्टोर 1000 स्क्वायर फीट जितना बड़ा है और 850 इन्वेंटरी पीसेस है। 90% ऑफ दिस टोटल इन्वेंटरी जो है, 90% इनकी इन्वेंटरी 1 लाख रुपए से कम की टिकट साइज़ में है। तो कैटेगरी रेंज 4000 रुपये से लेके ऑल द वे अप टू 4 लाख रुपया तक इनका कैटेगरी का ऑफरिंग है। और इसके दम पर जो मीडियन प्राइस है, वो एवरेज प्राइस वो 40 से 50 हज़ार के बीच में आता है। और बिकॉज वो 850 पीसेस इन्वेंट्री इनकी है, इससे अगर मल्टीप्लाई करें तो ये स्टोर की टोटल इन्वेंट्री लगभग 4 करोड़ रुपए पर आती है। अब इनका ये ऑब्जर्वेशन है कि जो टाइटन का नया लैब ग्रोन डायमंड स्टोर है वो गोल्ड ज्वेलरी में स्पेशलाइज करता है। गोल्ड के ऊपर लैब ग्रोन डायमंड सेट किए हुए हैं। इनका ये मानना है कि ये ट्रेंड के लैब ग्रोन ऑफरिंग से काफ़ी अलग है, क्योंकि ट्रेंड सिल्वर पर अपने लैब ग्रोन डायमंड सेट करता है और टाइटन सोने पर अपने लैब ग्रोन डायमंड सेट करता है। वो कहते हैं कि लेबर कॉस्ट 1800 से 2000 रुपये पर ग्राम के बीच में आते हैं। वो ये स्टेप पॉजिटिवली देखते हैं टाइटन का ये नया फोरे, बट वो कहते हैं कि फ़िलहाल बहुत जल्दी है ये स्टेप और उनको आगे जाकर देखना पड़ेगा कि इसका रिस्पांस क्या आता है, जिसके दम पर वो अभी फ़िलहाल टाइटन के फाइनेंशियल्स में इस नई दुकान को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे हैं। तो ये है नोवामा का व्यू। दूसरी तरफ मॉर्गन स्टैनली का व्यू जान लेते हैं। उन्होंने अपना मेंटेन रखा है रेटिंग ओवरवेट पर और प्राइस टारगेट रखा है 4062 रुपीज़ पर शेयर। वो कहते हैं कि तनिष्क ने अपना पहला तनिष्क डायमंड्स एक्सपर्टाइज सेंटर लॉन्च किया है मुंबई में और इसके दम पर लोगों का जो विश्वास है तनिष्क के डायमंड्स पर वो भी बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे ये बाकी स्टोर्स में भी लॉन्च हो जाएगा। अब सिर्फ थोड़ी सी जानकारी के लिए, पिछले हफ्ते जब हमने पहली बार ये खबर सुनी थी कि टाइटन लैब ग्रोन डायमंड सेगमेंट में फोरे करने वाला है, तब सिटी का एक नोट आया था। उन्होंने अपना न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखा था, टारगेट प्राइस रखा था 4125 रुपीज़ पर शेयर और उनका ये मानना था कि उनका जो ये बियॉन्ड ब्रांड, जो लैब ग्रोन डायमंड ऑफरिंग ब्रांड है टाइटन का, वो उनके ग्रोथ या उनके रिजल्ट्स में, अर्निंग्स में कोई अपटिक नहीं दिलाएगा, कोई सपोर्ट नहीं देगा वहाँ पर। तो ये काफ़ी छोटी बात है टाइटन के लिए, ये उनका मानना है। पर जी हाँ, काफ़ी सारे व्यूज़ हमने सुने हैं, काफ़ी डाइवर्जिंग व्यूज़ है टाइटन के लैब ग्रोन डायमंड सेगमेंट के फोरे पर। ठीक है स्नेही, बहुत शुक्रिया आपका सारी की सारी जानकारी देने के लिए। तो ब्रोकरेज हाउसेज बुलिश ही साउंड कर रहे हैं टाइटन को लेकर। राजेश जी, आपसे व्यू जानना चाहेंगे टाइटन को लेकर। देखिए, डिसेंट परफॉर्मर रहा इस साल का और अपने रिकॉर्ड हाइस के आसपास ही हम शेयर को दिख रहे हैं, थोड़ा ही नीचे है। लेकिन अब ये ज़रूर है कि इतना महंगा हो गया है सोना कि ज्वेलरी की दुकानों में, शोरूम्स में जो चहल पहल पहले दिखती थी ना, वो गायब है। अब ये लैब ग्रोन डायमंड पर फोकस भी कंपनी कर रही है। ये तो चीज़ें हो गई। आप ज़रा बताइए कि स्टॉक आपको यहाँ से कैसा लग रहा है?
क्या आपको चार्ट देख के कन्विक्शन आ रहा है कि अभी और चलेगा? क्योंकि हाल फिलहाल कोई ऐसे बड़े मूव रहे नहीं है टाइटन के शेयर में। तो अभिषेक जी देखिए, टाइटन एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम है, और जिस तरीके की कंटिन्यूटी यहाँ पे अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम पे देखने को मिली है, लॉन्ग टर्म चार्ट भी इसके बुलिश ही है। और जो भी करेक्टिव मूव थे, हमने देखा कि लोअर साइड पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे इंटैक्ट है, और स्टॉक वापस अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। हमें लगता है स्ट्रेंथ तो है यहाँ पे। स्टॉक जैसे ही 4030 के ऊपर सस्टेन होने लगेगा, तो इसके नेक्स्ट टारगेट फिर 4250 4300 की तरफ भी बढ़ते हुए जा सकते हैं। तो बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह है। हमें लगता है कि ये स्टॉक को अपने एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा रखना चाहिए, छोटी मोटी गिरावट में ऐड करें। जब तक ये स्टॉक 3750 के ऊपर बना हुआ है, ट्रेंड इसका बुलिश ही रहेगा, और हो सकता है कि इसमें 4300 तक के टारगेट भी पोजिशनली आते हुए दिखे। ठीक है, 4300 के टारगेट पोजिशनली टाइटन में आते हुए दिखाई देंगे। आज हम देख रहे हैं कि सपाट कारोबार हो रहा है, एक रेंज में हल्की सी गिरावट पर आपको शेयर दिखाई देगा। एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, 3 बज गए हैं। अमरदेव सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरदेव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स संदेश पर। सर, आपके स्टॉक से शुरू कर लेते हैं, उसके बाद हमारे जो शेयर होंगे फिर आपसे पूछ लेंगे बाद में। पहले आप बताइए कि आपका कन्विक्शन कहां पर है और आप क्या ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं? तो देखिए, काफी समय से वी हैव बीन पॉजिटिव ऑन द मेटल स्पेस, और यदि मैं देखूं तो चाहे वो फेरस मेटल्स हो, नॉन फेरस मेटल्स हो, नॉन फेरस मेटल्स में जरूर जो रैली हुई है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रैली रही है, चाहे वो हिंदुस्तान जिंक हो, हिंदुस्तान कॉपर हो या नैल्को हो। बट अभी जो मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है वो फेरस में भी, जैसे सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसमें भी एक अच्छी रैली हमें देखने को मिल रही है, और कंसोलिडेशन के बाद एक मूव हमें फिलहाल इसमें दिख रहा है। तो मैं ये मानता हूं कि फ्रॉम अ शॉर्टर टर्म पर्सपेक्टिव, और क्योंकि जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं सपोर्टिव हैं, तो सेल पे एक बाइंग की जा सकती है रफली अराउंड 10-12% के लिए अपसाइड के लिए टुवर्ड्स 153 लेवल्स, और इसमें एक स्टॉप लॉस 133 का रखा जा सकता है। और दूसरा जो स्टॉक है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा फ्रॉम द फाइनेंशियल स्पेस, उसमें तो ऑलरेडी बहुत अच्छी रैली हुई है इस साल। यदि इस क्वार्टर की बात करूं तो रफली इट्स अप बाय ऑलमोस्ट 60%, श्रीराम फाइनेंस। हालांकि इसके जो फैक्टर्स हैं दे हैव बीन पॉजिटिव एंड कंटिन्यूज टू बी वेरी स्ट्रांग फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकली भी मैं देखूं तो इसमें एक बहुत अच्छी ब्रेकआउट 900, 880, 900 के बाद आई है, और ये स्टॉक जो है वो काफी स्ट्रांग है ऑन द चार्ट्स। मोमेंटम इज आल्सो वेरी स्ट्रांग। जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, उसमें भी कहीं कोई वैसी वीकनेस फिलहाल नहीं दिख रही है। हालांकि ये जरूर होता है कि जब स्टॉक्स में ऐसी रैली आती है तो इसमें एंट्री इज ऑलवेज अ बिग चैलेंज। तो मैं ये मानता हूं कि एट करंट लेवल्स इसमें एक बाइंग की जा सकती है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 943 एंड फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 1043। तो इसमें जो थोड़ा सा रिस्क टेकर है वो देख सकते हैं, अदरवाइज मे बी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें करेक्शन भी आती है तो इट कैन बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव, बिकॉज जो फैक्टर्स हैं और जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं फ्रॉम मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दे आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। चलिए, श्रीराम फाइनेंस यहाँ पर सुबह भी हमने हाईलाइट किया था कि पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो भी है, अभी भी फिलहाल स्टॉक डे हाई पे आता हुआ, और साथ ही साथ सेल यहाँ पर अमरदेव जी की राय आती हुई है। दोनों ही स्ट्रॉन्ग काउंटर्स हैं और दोनों पे ही बाय रिकमेंडेशन उनकी। बट इसी के साथ साथ आप देखिए, श्रीराम फाइनेंस तो चल ही रहा है, पर M&M फाइनेंशियल सर्विसेज ये भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, आमतौर पे जब ऐसी डील्स किसी सेक्टर में होती हैं तो बाकियों के लिए भी जो है एक वैल्यूएशंस जो है थोड़ी सी खुलती हुई नज़र आती है कि अगर एक कंपनी को आप देखिए इस तरीके से वैल्यू कर रहे हैं, उसमें प्लेयर्स इंटरेस्टेड हैं, तो उनके पेयर्स में भी जो है उस तरीके का इंटरेस्ट आ सकता है या उनकी भी उस तरीके से वैल्यू लगाई जानी चाहिए। बट अब M&M फाइनेंस का भी लगभग 1 या 2 महीने का चार्ट हम देखेंगे तो एक तरफा रैली इस काउंटर ने भी दिखाई है। एक बार राजेश जी, आपकी राय कैसे देख रहे हैं आप M&M फाइनेंशियल सर्विसेज को? चार्ट पे आज भी लगभग 4% की तेजी है। तो व्यू बिल्कुल बुलिश ही है स्टॉक में। जिस तरीके की तेजी हमने देखी है, चौथा मंथ है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है, जो कि एक साइन है सस्टेन बाइंग एक्शन का। स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है जब तक ये स्टॉक
380 के ऊपर बना हुआ है, ट्रेंड बुलिश ही रहेगा और इसमें जो भी माइनर छोटी मोटी डिप मिलेगी वहां पे बाइंग इंटरेस्ट बना रहेगा। अपसाइड में यहाँ पे हमें लगता है 440 तक की अपसाइड यहाँ पे गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिल सकती है, तो बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह विद स्टॉप लॉस ऑफ 380। 380 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बाइंग की सलाह है। एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर ये राय आ रही है। आज ऑटो शेयर्स में एक स्टॉक है बजाज ऑटो पे, तो हमने बात की भी थी और शुरुआत में टॉप ट्रेड भी थे, लेकिन अशोक लेलैंड यहाँ पर भी अच्छी तेजी दिख रही है, करीब 0.25% की मजबूती यहाँ पे दिख रही है। अमरदेव सिंह जी, ये अशोक लेलैंड को लेकर क्या राय है? हाँ, देखिए, अशोक लेलैंड के बारे में बात करूं तो अशोक लेलैंड तो इज इन अ डिफरेंट ट्रैजेक्टरी ऑल टुगेदर। बिकॉज ऑटो स्पेस में यदि मैं देखूं तो जैसी रैली अभी इस क्वार्टर में भी और इस ईयर में अशोक लेलैंड में देख रहे हैं, इट हैज रियली आउट परफॉर्म्ड। और इस ईयर तो इट्स अप ऑलमोस्ट 60%, मंथ ऑन मंथ ऑल्सो इसमें एक रैली काफी अच्छी है। बट इस लेवल पे देखिए, कुछ जो टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक मतलब रेड फ्लैग तो मैं नहीं कहूंगा, बट एक इंडिकेशन जरूर दे रहे हैं कि इट्स नाउ गेटिंग इनटू ओवरहीटेड टेरिटरी। तो जो लॉन्ग है दे कैन स्टार्ट मतलब रेजिंग द स्टॉप्स, जो ट्रेलिंग स्टॉप है उसको वो ऊपर कर सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट है दैट इज अराउंड 165 के आसपास का है। अपसाइड में 185 190 तक की रैली हो सकती है, पर इस लेवल पे एंट्री जो है वो शायद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो परस्पेक्टिव से, फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव, माइट नॉट बी गुड। हालांकि इसके जो स्ट्रक्चर है फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव वो काफी स्ट्रांग है। लंबी अवधि का नजरिया यहाँ पर पॉजिटिव जरूर है, लेकिन जो करंट भाव है वो बहुत कंफर्ट नहीं दे रहा है। कुछ नीचे में मिल जाए तो आपको बेहतर रिवॉर्ड मिलेंगे, रिस्क भी आपके लिए कम होंगे। ये सलाह है अशोक लेलैंड को लेकर। इंडिगो को लेकर अक्टूबर की जो मार्केट शेयर की रिपोर्ट आई थी और वो ये है कि कंपनी का मार्केट शेयर 65.6% से घटकर 63.6% पे आ गया है और इस दौरान स्पाइस जेट के मार्केट शेयर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। जो 2.6% था वो बढ़कर 3.7% हुआ है। इंडिगो और स्पाइस जेट, इन दोनों पर क्या राय है रोहन जी? दोनों में आई थिंक सो देयर इज नो पॉइंट टू डिस्कस, ओनली बिकॉज स्पाइस जेट पे अभी भी द ट्रस्ट लेवल्स आर नॉट वेरी हाई और इंडिगो का कोई विकल्प ही नहीं है, हम कितने भी बात कर ले। सो अभी भी हम पॉजिटिव है और नेक्स्ट 2-3 साल तक नहीं दिख रहा है कि ये मार्केट शेयर में 1-2% यहाँ वहाँ डेंट हो सकता है, पर बड़ा डेंट नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ द प्लेन एंड पायलट्स एंड ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज इम्पॉसिबल। सो इंडिगो एट समवेयर अराउंड 5,000 रुपीज वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग बाय। इंडिगो डेफिनेटली मार्केट लीडर है और जिस तरह की ज़रूरत है देश में, जिस तरह की डिमांड है, डेफिनेटली इनकी लीडरशिप तो अभी नियर टर्म में कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं दिख रही है और इनकी कंजम्पशन स्टोरी का डेफिनेटली फ़ायदा मिलता रहेगा। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स, कुछ और बेहतरीन स्टॉक्स पे आपके लिए रिसर्च भी लेकर आने वाले हैं। जल्द लौटते हैं। क्लोजिंग कॉल में और बाजार तो सुस्त है, लेकिन चलिए शेयर जरा और खोजते हैं और आपकी कल की भी थोड़ी तैयारी करवा देते हैं। कल इस साल का आखिरी कारोबारी दिन है, तो कुछ विशेष ट्रेडिंग आइडियाज़ लेते हैं BTST या फिर STBT के जरिए। और शुरुआत करेंगे राजेश जी आपसे। बताइए सर, क्या लेना है? और मे भी सिर्फ कल के लिए ना हो, थोड़ा आगे के लिए, एक हफ्ते महीने भर के लिए भी चलेगा, इस पूरी सीरीज के लिए, जनवरी सीरीज के लिए चल जाएगा। तो आई थिंक अभिषेक जी, हमें लगता है यहाँ पे PSU बैंकिंग बास्केट में एक अच्छा मोमेंटम है और वहाँ पे ही एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में करेक्शन के बाद 50-डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके ये स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल बना है। हमें लगता है यहाँ पे पोटेंशियल है स्टॉक को 310 315 की तरफ आगे बढ़ने का। तो बैंक ऑफ बड़ौदा पे बुलिश व्यू है। ऑन द डाउनसाइड 286 के आसपास के पोजिशनल स्टॉप लॉस होंगे। और वहीं हमें लगता है दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से या BTST पॉइंट ऑफ व्यू से बाई किया जा सकता है, उसमें हमें लगता है कि अशोक लीलैंड को भी यहाँ पे बाई किया जा सकता है। ऑटोमोबाइल स्पेस से एक कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड बनी हुई है और हमें लगता है कि अब इसका नेक्स्ट पड़ाव जो देखने को मिल सकता है वो करीब 190 की तरफ स्टॉक बढ़ सकता है। तो अशोक लीलैंड भी बाय है विद स्टॉप लॉस ऑफ 173।
ठीक है, अशोक लेलैंड 190 रुपए की टारगेट, 173 रुपए का स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए। अब मजबूत अप ट्रेंड में ये शेयर रहा है और फंडामेंटली भी काफ़ी शानदार है, ये आप अपने फोकस में रखिए। और बैंक ऑफ बड़ौदा सरकारी बैंकों में से इस पर भरोसा जताया है राजेश जी ने 310 रुपए के टारगेट के लिए और 286 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें चलिए। तो ये दो मजबूत शेयर आगे आपको ट्रेड के लिहाज से बढ़िया पैसे बना के दे देंगे। रोहन जी, आप बताइए आपका कन्विक्शन कहां पर है, आप क्या रेकमेंड करेंगे? सॉरी, आवाज आपका चला गया, क्या बोल रहे हो? सॉरी। अमरदेव जी, सवाल आपसे सर, आप बताइए क्या खरीदना है सर? तो इसमें जो है वो एनएमडीसी पे नजर रखी जा सकती है। एनएमडीसी जो है वो टेक्निकली काफी स्ट्रांग है, उसमें हालांकि एक कंसोलिडेशन फिलहाल 2-3 दिनों से हमें दिखने को मिल रही है, पर मैं ये मानता हूं कि इसमें जो रैली और जैसा स्ट्रक्चर इसके चार्ट्स पे है तो इसमें एक अपसाइड रैली टुवर्ड्स 88-90 तक की दिखी जा सकती है। तो करेंटली इट्स अराउंड 83 और लेवल्स, तो इसमें बाइंग की जा सकती है। 80 के नीचे का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 89। ठीक है, अपसाइड टारगेट ऑफ 89 एनएमडीसी के लिए। रोहन भाई, पोर्टफोलियो के लिहाज से जिनको नया बिल्ड करना हो 2026 में, आपको शेयर सुझाना चाहेंगे 2-3 ऐसे शेयर जहां पर आपका कन्विक्शन हाई हो और सेफ्टी भी हो? अभी के हिसाब से हम ऑटो और फाइनेंशियल सर्विसेज पे बुलिश है। एनबीएफसी आई थिंक सो इंटरेस्टिंग है अभी के पॉइंट से। पीएसयू बैंक्स में एसबीआई है हो गई, इंडियन बैंक हो गई, और सामने फॉर एग्जांपल श्रीराम फाइनेंस, और ये सब नेम्स थोड़े मोटे मोटे अच्छे लग रहे हैं। पर अभी भी हमको इतना डेटा वाइज कन्विक्शन नहीं आ रहा है कि वहां पे एक क्लियर आउट परफॉर्मर कोई बाहर निकल रहा है। सो वी विल वेट फॉर द टाइमिंग। एज ऑफ नाउ वी आर नॉट दैट बुलिश ऑन मार्केट्स। ठीक है, ये कुछ शेयर बता दीजिए, आप बताइए आपको रोहन जी ने। बाजार तो हम देख रहे हैं कि सुस्ती है, और श्रीराम फाइनेंस जिसका नाम लिया रोहन जी ने, हम देख रहे हैं कि इस पर केयर का रेटिंग अपग्रेड भी आया था। और एमयूएफजी बैंक को लेकर जो ब्रोकरेजेस हैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड हाइस पर जाने के बाद हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग आई और उसके बाद फिर से आज शेयर में हमें तगड़ा जोश दिखाई दे रहा है। और एनएमडीसी का नाम लिया अमरदेव जी ने, और एनएमडीसी में भी ठीक ठाक हम रफ्तार देख रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे तो वायदा में तीसरे नंबर पर एनएमडीसी का शेयर दिखाई देगा। मेटल से एक और शेयर राजेश जी आपसे व्यू लेना चाहेंगे, वो है वेदांता का। निवेश को लेकर लंबे छोटे प्लान्स हैं, उड़ीसा में, राजस्थान में, बाकी डिमर्जर वाली खबर है ही, और ये लगातार ये शेयर भाग रहा है। राजेश जी, थोड़ी बहुत हो सकता है कि मतलब 14-17 तक तो लगातार चला, आज फिर से 2% का मूव और क्लोजिंग अच्छी देने जा रहा है। वेदांता में आपको लगता है कि यहां से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक है, या फिर चल बहुत गया है, 100 रुपए की तो एक तरफा तेजी हुई है, तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए? नहीं, व्यू तो बुलिश है। देखिए, एक बड़े मंथली चार्ट पे अगर देखें तो इसमें एक बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा। ऑलमोस्ट 12 से 15 महीने एक रेंज में बिताने के बाद ये स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे मंथली चार्ट पे बनाया है, और जिस तरीके से ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे कंटिन्यूटी बनी हुई है, अप ट्रेंड की एक फॉलोअप बाइंग एक्शन यहाँ पे देखने को मिली है, और मेटल एज ए सेक्टर भी एक अच्छे बाइंग जोन में बना हुआ है। तो हमें लगता है वेदांता में अभी बने रहना चाहिए। शो की शुरुआत में भी हमने ये स्टॉक को रिकमेंड किया है 625 के टारगेट के लिए, बट हमें लगता है पोजिशनली ये स्टॉक में 660 670 तक के अपसाइड भी अनफोल्ड होते हुए दिख सकती। बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह है। जब तक ये 580-85 के ऊपर बना हुआ है, छोटी मोटी गिरावट में इसको ऐड किया जा सकता है। वेदांता को लेकर आ रही है तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे डिप पर बाइंग की सलाह है। चलिए, लेकिन अब वक्त हो चुका है ये जानने का कि कल के लिए कौन कौन से बड़े इवेंट्स हैं जो बाजार पर असर डाल सकते हैं और जिन पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ये बताने के लिए हमारे साथ तृप्ति उपाध्याय हैं। तृप्ति, बताइए। बिल्कुल विश्व मोहन, तो कल के लिए जो अहम इवेंट्स होंगे उन पर नज़र डाल लेते हैं। अमेरिका में कल आपको बेरोजगारी के आंकड़े आते हुए नजर आएंगे। चाइना की बात करें तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े आएंगे। 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक जापान के बाजार न्यू ईयर के मौके पर यहाँ पर बंद रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इंडियन मार्केट्स का रुख करें तो स्विगी, बजाज होल्डिंग्स, वारी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज कल से एफएनओ सेगमेंट में शामिल होगी, तो इन कंपनियों पर नजर रखिएगा। एनएससीएल
इंडस्ट्रीज़ में कल फंड जुटाने को लेकर कंपनी विचार कर सकती है। इटर्नल और स्विगी जो ये फूड डिलीवरी जो शेयर्स है इन पर भी कल नज़र रखिएगा, क्योंकि कल से डिलीवरी वर्कर्स ने पूरे भारत में हड़ताल की घोषणा की है, तो देखना होगा कि कितना इम्पैक्ट यहाँ पर नज़र आता है। सिगाची इंडस्ट्रीज़ में भी एक बैठक होने वाली है जहाँ पर कंपनी फंड जुटाने को लेकर विचार करेगी। जिंदल पॉलीफिल्म्स की बात करें तो यहाँ पर कंपनी अपने दूसरी तिमाही के कल नतीजे जारी करने वाली है। कल्पतरू में 54% की इक्विटी के लिए लॉक इन पीरियड खत्म होगा और एक में फिनट्रेड में भी 20% इक्विटी के लिए कल लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला है। इनकम टैक्स रिफंड क्लेम का कल आखिरी दिन होगा, क्योंकि महीने और साल का कर आखिरी दिन है, जिसके चलते यहाँ पर नज़र रखिए। आधार कार्ड और पैन कार्ड को अगर आपको लिंक करवाना है तो कल उसके लिए भी आखिरी मौका आपके पास होगा, तो ये भी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बर्कशायर हाथवे की बात करें तो यहाँ पर जो CEO है वो वॉरेन बफे, वो यहाँ पर रिटायर होने वाले हैं। करीब 6 दशक तक उनका कार्यकाल रहा है और कल वो CEO के पद से रिटायर होंगे और वाइस प्रेसिडेंट ग्रेग एबल अब यहाँ पर बर्कशायर हाथवे के अगले CEO होने वाले हैं। तो ये थे कल के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, इन पर अपनी नज़र ज़रूर बना कर रखिए। तो ये कुछ बड़े इवेंट्स हैं जिन पे आपको नज़र रखनी चाहिए और इसमें एक सबसे बड़ा इवेंट ये है कि बर्कशायर हैथवे के CEO के पद से अब वॉरेन बफेट रिटायर हो रहे हैं। तो लंबा करियर, 60 साल से ज़्यादा का उनका करियर रहा है और वो अब यहाँ से रिटायर्ड हो जाएंगे। हालांकि बोर्ड में वो चेयरमैन के पद पे रहेंगे जहाँ पे वो एडवाइस देते रहेंगे कंपनी को, लेकिन जो मेन ऑपरेशनल काम है उससे ये दूर हो जाएंगे। काफ़ी बड़ा सफ़र, यादगार सफ़र कह सकते हैं और जो ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी के सबसे बड़े मुखर फेज, सबसे बड़े निवेशक और दुनिया में इसके लिए जाने भी जाते हैं। तो एक बड़ा अपडेट है बिजनेस कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के लिए और साथ ही उनके लिए जो निवेश के गुरु मंत्र उनसे सीखना चाहते हैं। चलिए, लेकिन एक अहम अपडेट ये है कि 2025 में IPO मार्केट में जहां कई दमदार और सफल लिस्टिंग भी देखने को मिली, वहीं कुछ शेयरों ने निवेशकों को निराश भी किया। वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने मालामाल किया या निराश किया है और साथ ही 2026 को लेकर कौन सी बड़ी लिस्टिंग लाइनअप है, ये सारी डिटेल्स के साथ हमारी सहयोगी अशेषा मौजूद है। अशेषा, बताएं। बिल्कुल, तो 2025 में कई सारे IPOs दिखे, प्राइमरी मार्केट में काफ़ी एक्शन था और ये मोमेंटम 2026 में भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। टोटल नंबर ऑफ IPOs की बात करें तो याद रखें 103 मेन बोर्ड IPOs थे और करीब 270 SME IPOs थे, लेकिन सब में इक्वल परफॉर्मेंस तो नहीं था। तो एक एक करके कई सारी कंपनियों पर नज़र डालते हैं। आदित्य इन्फोटेक, इसमें करीब 50% तक के रिटर्न्स दिखे। लिस्टिंग से अब तक देखें तो 50% तक की तेज़ी स्टॉक में नजर आई। स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स, इसमें भी करीब 90% तक की तेज़ी यहाँ पर लिस्टिंग के बाद नजर आई। तो कई सारे स्टॉक्स थे, SME की बात करें या मेन बोर्ड IPOs की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्शन पिछले कुछ दिनों में दिखा है। इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट से एथर एनर्जी 120% तक के रिटर्न्स दिखे। मीशो 19% बढ़ा, लिस्टिंग के बाद 19% तक की तेज़ी दिखी। जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग की बात करें तो यहाँ पर भी 22% तक का रिटर्न IPO मार्केट में। ब्रॉडर मार्केट इंडिसेस यानी मेन बोर्ड IPOs में इस तरह का एक्शन दिखा। तो कई सारे स्टॉक्स थे जो लिस्टिंग के बाद भी मोमेंटम बरकरार रखे और इन स्टॉक्स में तेज़ी बढ़ती हुई नजर आई। तो ये 5 स्टॉक्स की हमने बात की, लेकिन कई सारे ऐसे परफॉर्मर्स भी थे जहां पर डिक्लाइन दिखा लिस्टिंग के बाद। कुछ ऐसे ही स्टॉक्स पर भी नज़र डालते हैं। ग्लोटिस लिमिटेड, इस स्टॉक में 30% तक की तेज़ी लिस्टिंग के बाद नजर आई। जेम एरोमेटिक्स 325 के आसपास इसका इश्यू प्राइस था, लेकिन लिस्ट 325 पर ही हुआ। लिस्टिंग पर तो कोई गेंस नहीं दिखे, लेकिन उसके बाद अब स्टॉक करीब 166 के आसपास कारोबार करता हुआ। तो 50% की गिरावट लिस्टिंग के बाद इस स्टॉक पे नजर आई है और ग्लोटिस इंडिया में लिस्टिंग पर ही 30% की गिरावट दिखी थी और उसके बाद भी स्टॉक गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। VMS TMT 50% की गिरावट लिस्टिंग के बाद, लिस्टिंग पे 6% का प्रीमियम था। BMW वेंचर्स, एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस भी 20 से 40% तक लिस्टिंग के बाद गिरते हुए नजर आए। तो कई सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स थे। SME IPO की बात करें या मेन बोर्ड IPO की बात करें तो हाँ, कई स्टॉक्स ने अच्छे रिटर्न तो दिए हैं, लेकिन कई सारे स्टॉक्स हैं जिसने लिस्टिंग के बाद इतने अच्छे नहीं रिटर्न्स दिए और शायद लिस्टिंग पे जो यूफोरिया था वो लिस्टिंग के बाद ख़त्म होता हुआ नजर आया। लेकिन 2026 में भी कई सारे IPOs हैं जिस पर आपको अपनी नज़र रखनी चाहिए और सबसे बड़ा IPO तो रिलायंस जियो का ही होगा।
याद रखिए मुकेश अंबानी ने इस साल एजीएम में बताया था कि अगले साल इसका लिस्टिंग होगा, उस पर सबकी नज़र रहेगी। हीरो फिनकॉर्प, हीरो मोटर्स, केंट आरो, ओयो, बोट, स्नैपडील, रिलायंस जियो, तो कई सारे आईपीओस हैं जिस पर प्राइमरी मार्केट की नज़र अगले साल रहेगी। फैब इंडिया, जेप्टो, फ़ोनपे, रिलायंस जियो और फार्म ईजी। तो 2025 में तो काफ़ी एक्शन था प्राइमरी मार्केट में और ये अगले साल भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। भरमार थी वो 2026 में भी जारी रहने वाली है और सबसे बड़ा आईपीओ होगा और रिलायंस जियो का ही होगा, वो सबसे ज़्यादा फोकस में रहेगा। और ये जो पिछली एजीएम में कहा भी गया था कि फर्स्ट हाफ में ही ये लिस्टिंग की तैयारी यहाँ पर चल रही है। लेकिन चलिए कुछ ऐसे लिस्टिंग जिन पर बाजार की सबसे ज़्यादा नज़र थी, उन लिस्टिंग को लेकर भी चर्चा कर लेते हैं एक बार। राजेश जी, आपसे चर्चा करेंगे, आपको कौन सा आईपीओ पसंद आया था 2025 के आईपीओ की बात करें तो, चाहे वो टाटा कैपिटल हो, आईसीसी प्रू हो, एथर एनर्जी हो, मिशो, आपको कौन सी कंपनी पसंद आई? तो आई थिंक देखिए लिस्टिंग गेन के हिसाब से तो आईसीआईसीआई प्रू में काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन मिला और वो स्टॉक में हमें लगता है कि आईपीओ निवेशकों ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे पैसा बनाया। वहीं अगर हम देखें तो लिस्टिंग के बाद जो आईपीओ में एक अच्छा मोमेंटम बना था, वो एक ग्रो के आईपीओ में भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम बना था और वहाँ पे भी काफ़ी आईपीओ इन्वेस्टरों ने एक अच्छा पैसा यहाँ पे बनाया है। अब देखिए आईपीओ में तो सभी तरीके की कंपनियां लिस्ट हुई थी। कुछ आईपीओ में एक अच्छे रिटर्न भी देखने को मिले, लिस्टिंग डेज पे भी काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिले और कुछ आईपीओ में लिस्टिंग के बाद भी मोमेंटम बने। तो हमें लगता है कि आईसीआईसीआई प्रू और ग्रो ये दो आईपीओ काफ़ी चर्चा में रहे और काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पे लिस्टिंग के दिन पे एज वेल एज पोस्ट लिस्टिंग देखने को मिले थे। तो ये दोनों आईपीओ में काफ़ी अच्छा रिटेल का पार्टिसिपेशन आया था और अच्छे रिटर्न यहाँ पे जनरेट हुए। और ये आईपीओज जो है लिस्टिंग के बाद भी जो है इनमें एक तरफा रैली भी दिखी, हालांकि बीच में थोड़ा वॉलेटाइल ज़रूर हुए, पर जी हाँ आप देखिए 46% रिटर्न, 33% फिजिक्स वाला से रिटर्न, साथ ही साथ आईसीआईसीआई प्रू भी जो है यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स जो है उसने रिवॉर्ड अच्छी तरीके से किया है आपके सभी इन्वेस्टर्स को। बट देखिए आज निफ्टी बैंक में अच्छी तेज़ी है। अब देखिए फ्लक्चुएशंस थोड़े बड़े ज़रूर हो रहे हैं, बट 300 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ फिलहाल निफ्टी बैंक आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। देखिए फ्लक्चुएशंस का जो रेंज है वो 100 पॉइंट्स फ्लक्चुएट कर रहा है मिनट टू मिनट, और साथ ही जो सरकारी बैंक है वो तस से मस नहीं हो रहे हैं। हालांकि एसबीआई, कैनरा बैंक ये सब थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं, पर जो छोटे मझोले बैंक हैं उनमें बहुत अच्छा ट्रैक्शन लौटता हुआ दिखा है। और वहीं पे देखिए समझने की कोशिश करते हैं कहाँ पर हैं आपके लिए मौके। जाते जाते अमरदेव जी क्या राय रखते हैं आप, सरकारी बैंक में से कौन से स्टॉक पर अभी भी दाव लगाना चाहिए? क्योंकि देखिए बैंकिंग इंडेक्स में तो बीओबी 2% तेज है, फेडरल बैंक 1.5% की मजबूती, बट आपके रेडार पे कोई सरकारी पीएसयू काउंटर? देखिए उसमें इंडियन बैंक पे एक नजर रखी जा सकती है, बिकॉज इसमें एक अच्छी रैली के बाद हम लोगों ने एक करेक्शन देखा ऑलमोस्ट फ्रॉम 900 लेवल से अभी फिलहाल ये 810 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग और पॉजिटिव है, तो मैं मानता हूं कि 810 812 के ऊपर सस्टेन करता है, जिसमें एक अच्छी रैली टुवर्ड्स 880 900 की फिर देखी जा सकती है। और इसका जो काफी स्ट्रांग सपोर्ट जोन है दैट इज बिलो 780 लेवल्स, तो इस स्टॉक पे नजर रखी जा सकती है फ्रॉम द पीएसयू बैंकिंग स्पेस। इंडियन बैंक पर यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। पर राजेश जी जाते जाते कोई सरकारी बैंक आपके रेडार पे? तो बैंक ऑफ बड़ौदा तो हमें बिल्कुल पसंद है, यहाँ पे बाय का ट्रेड बिल्कुल लिया जा सकता है। पोजिशनली भी हमें लगता है ये अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। और दूसरा बैंक हमें जो पसंद आ रहा है वो है कैनरा बैंक। ये स्टॉक भी एक अच्छे अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे भी हमें 165 170 के अपसाइड लगता है, पोजिशनल पर्सपेक्टिव से आते हुए दिख सकती। बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह ऑन द डाउन साइड 147 के आसपास के स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए यहाँ पर सरकारी बैंकों में टॉप पिक्स हमारे एक्सपर्ट्स बताते हुए, बट इसी के साथ राजेश जी और अमरदेव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला और तमाम काउंटर्स पे चर्चा भी की।
पर आप देखिए, अब ये दिसंबर सीरीज का आज आखिरी दिन और एक अच्छी तेज़ी के साथ जो है बाजार इसको बाय बाय करते हुए, और अब ये साल की जो है आखिरी एक्सपायरी भी थी, क्योंकि अब जनवरी सीरीज की एक्सपायरी कल से शुरू तो होगी, बट जी हाँ, अब नए साल की एक्सपायरी में हम शिफ्ट होते हुए दिखेंगे। अगर आज देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट्स में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आई। शुरुआत जो है थोड़ी सी सुस्त हुई थी, बट उसके बाद मार्केट में मोमेंटम पकड़ा, और इसका जो क्रेडिट है वो आप फिर से आज मेटल काउंटर्स को देंगे, बजाय इसके कि ओवरनाइट जो है प्रेशियस मेटल्स में काफ़ी वॉलेटिलिटी थी और साथ ही साथ बेस कमोडिटीज़ में भी एक्शन रहा। बट आज सभी मेटल काउंटर्स, चाहे वो दिग्गज टाटा स्टील, JSW स्टील, हिंडाल्को हो, या फिर छोटे मझोले बाकी काउंटर्स जिसमें NMDC, सेल, नैल्को, इनकी बात कर ले तो वहां पर भी दमदार एक्शन रहा। इसके अलावा आज ऑटो काउंटर्स भी बस करते हुए दिखे। हमने आपको खबर भी बताई थी कि ABS लगना जो है वो डिले हो जाएगा। ये टू व्हीलर्स के लिए पॉजिटिव थी, बट पैसेंजर व्हीकल कंपनीज भी पीछे नहीं थी। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, चाहे आप M&M ले लीजिए, मारुति ले लीजिए, इन सब में थोड़ा सा ट्रैक्शन जरूर देखने को मिला। साथ ही साथ श्रीराम फाइनेंस क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड से यहाँ पे 2.5% की तेजी रही, और सरकारी बैंक जिसकी हम चर्चा भी कर रहे थे वो भी बहुत अच्छा मोमेंटम पकड़ते हुए नजर आए। अब नजर यही रहेगी कि मोमेंटम तो पकड़ा है, बट सस्टेन कितना होता है ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। निफ्टी 50 आज जो है 25,900 के ऊपर की क्लोजिंग देता हुआ, और निफ्टी बैंक भी 59,000 के ऊपर उसने क्लोजिंग जरूर दी है। मार्केट की ब्रेथ भी सुधरी है, ये भी एक अच्छा फैक्टर रहा, क्योंकि जब हमने शुरुआत की थी तो थोड़ा कहीं ना कहीं वहाँ पे नर्वसनेस ज़रूर थी, बट ड्यूरिंग द डे मार्केट की ना ही सिर्फ ब्रेथ सुधरी, साथ ही साथ आप देखेंगे तो इंडिया विक्स में भी थोड़ी सी नरमी आई, और उसी से शायद जितने भी लॉन्ग पोजीशंस वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा सहारा ज़रूर मिला। बट ये सीरीज़ आप देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रही मार्केट्स के लिए। चाहे आप मेटल्स की चाल देख लीजिए, वो तो चमकता सितारा रहा ही, क्योंकि निफ्टी मेटल इंडेक्स फिर से जो है अब आप रिकॉर्ड हाई के लेवल्स पे आता हुआ, या फिर आप देख लीजिए कई एक ऑटो काउंटर्स जिनमें मोमेंटम जो है वो सस्टेन था, और फाइनेंशियल्स में कई सारी डील्स हुई। श्रीराम फाइनेंस रुकने का नाम नहीं ले रहा था, तो ये सभी कुछ खेमे थे जो कि बाजार में काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे। पर चलिए इसी के साथ इस शो को भी यहीं पे समाप्त करेंगे। मुझे अभिषेक और विश्व मोहन जी को दीजिए यहीं पे इजाज़त, पर आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि आपकी कल की तैयारी कराने के लिए हम जल्द जुड़ेंगे आपके साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद।